हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास रहेगी ये आपकी हिंदी की मैराथन क्लास रहेगी। जो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हिंदी का कंप्लीट जो सिलेबस है, जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारा आया है एस्टेट का, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स गिवन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको सारे करवाने वाली हूँ। इससे पहले हिंदी की मैंने 2 क्लासेस करवाई हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो भाषा के जो भी क्या होते हैं, जो भी भाषा का जो बेसिक होता है, भाषा का जो भी बेसिक था वो मैंने आपको करवाया कि भाषा क्या होती है, क्या नहीं होती है, भाषा के क्या सिद्धांत होते हैं, भाषा किन सिद्धांतों पर काम करती है, और भाषा के जो कौशल होते हैं उनके बारे में मैं आपको करवा चुकी हूं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, LSRW हम ये सारे कौशल कर चुके हैं। तो ये चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ। 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। आपको आई बटन में और लास्ट में भी आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है, जो आपकी मैराथन टाइप रहेगी, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग ये पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये पेड नोट्स ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। देखिए, इसमें हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। क्वेश्चंस इसलिए करवाऊंगी क्योंकि आप लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हो, लेकिन फिर आपको यही नहीं पता लगता कि भाई इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो आप लोग फ्री टेंशन होके आराम से अब देखते हैं। ये क्लास 1 घंटे की बनती है या ज्यादा की बनती है, कितना टाइम इस क्लास में लगता है, मैं फटाफट से आपको करवाती हुई चलूंगी और आप लोगों को भी फटाफट मेरे साथ देखते हुए जाना है क्या क्या पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक मैंने आपका उठाया है, भाषा के कार्य। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल गिवन है, भाषा के कार्य। तो देखिए भाषा के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, एक बार थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। भाषा आप लोगों को पता है, भाषा क्या होती है भाई। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं भाई, बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जो भाषा के जो रूप थे भाई, मौखिक भी हो सकता है, लिखित रूप भी हो सकता है और सांकेतिक रूप भी हो सकता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। भाषा के सिद्धांत में हमने देखा था कि भाषा जो होती है वो अनुकरण के माध्यम से भी सीखी जा सकती है। भाषा को सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक भाषा अर्जन और एक भाषा अधिगम। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर मैं आपको एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। भाषा अर्जन के अंदर क्या था, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो हमारी मातृभाषा थी। मातृभाषा क्या होती है भाई, जिसको हमारी माँ बोलती है। हमारे चारों तरफ जो भाषा बोली जाती है, हमारी जो मदर टंग है, ठीक है, जो हमारे परिवार में बोली जाती है, तो उसको क्या करता है भाषा। नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग भाई क्या होती है, सभी में एक LED डिवाइस होती है और उसके द्वारा भाषा को क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद भाषा अधिगम हमने देखा था। भाषा अधिगम के लिए आपको एक औपचारिक माहौल की जरूरत पड़ती है। आपको एक टीचर चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक चाहिए। आप बिल्कुल एक औपचारिक माहौल में स्टडी करते हैं और तब भाषा को सीखते हैं, भाषा को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो आपका क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया था भाषा के कौशल, कि भाषा के LSRW ये क्या होते हैं भाई, इंटीग्रेटेड मैनर में इनको पढ़ते हैं, एकीकृत मैनर में इनको पढ़ते हैं। एक के बगैर दूसरा क्या है, अधूरा है। उसके बाद मारिया मोंटेसरी है, वो इसका जो क्रम बताती है वो LSWR बताती है। ये भी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है भाई भाषा के कार्य। भाषा के क्या कार्य होते हैं, तो देखिए भाई भाषा के कार्य क्या होते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा क्या है भाई, मानव विकास का मूल आधार है। बिल्कुल सही बात है। भाषा से क्या हो रहा है, हमारा विकास संभव हो पा रहा है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, भाषा की जरूरत पड़ती है। आप लोग, हम लोग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। समाज के साथ सामाजिक संबंध बनाने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। व्यक्ति को देख करके उसकी बातों से ही पता लग जाता है कि वो किस पर्सनैलिटी का आदमी है। वो किससे पता लगता है, उसकी बातों से, उसकी भाषा से पता लग जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए, अब मैं आप मेरे जो विचार हैं वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं। अगर मेरे पास भाषा ही नहीं होती, मैं ऐसे होठ बैठ करके बड़बड़ाती रहती, तो आपको कुछ समझ में थोड़ी ना आता, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति में सहायक। हम भाषा से क्या सीखते हैं भाई, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम भाषा के माध्यम से स्टडी करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। ये सब चीजें हम कहाँ से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। तो ये भाई भाषा के कुछ छोटे छोटे आप लोगों के पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। अब आप लोगों का जो एग्जाम है वो लिखित में तो है नहीं कि भाई आप लोगों को लिखना है, बस आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं। अगर इन्हीं को लिखना होता, आपकी लिखित परीक्षा होती, तो मैं इनको बिल्कुल डिस्क्राइब करके आपको बताती। इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपकी कोई इच्छाएं हैं, कोई आवश्यकताएं हैं, किसी से कुछ चीज आप
आपको लेनी है तो किस प्रकार से लेते हो, भाषा के माध्यम से ही लेते हो। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ जाता है, तो यहाँ पर हम एक टॉपिक निपटा चुके हैं, एक जो टॉपिक आपका दिया गया है भाषा के कार्य वो यहाँ पर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब मैं आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा के विकास में सुनने की किस प्रकार से भूमिका है। तो भाई सुनना क्या है, भाषा विकास का प्रथम चरण है। सबसे पहले भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, एक जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है भाई, जब परिवार में जन्म लेता है तो अपने परिवार के लोगों की भाषा को वो सुनता है। सबसे पहले क्या करता है भाई, वो सुनता है ना। तो सुनना क्या है, भाषा विकास का सबसे प्रथम चरण है। जिस प्रकार से सुनते हैं उसी प्रकार से बोल पाते हैं। तो भाषा सुनना जो है वो शुद्ध उच्चारण में सहायक है। जब हम शब्दों को शुद्ध नहीं सुनेंगे तो हम बोल भी शुद्ध नहीं पाएंगे। तो शुद्ध बोलने के लिए जरूरी है कि आप शब्दों को शुद्ध, जो उनका उच्चारण है वो आप शुद्ध ही सुन रहे हो, तो ही आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध बोल पाते हैं। सुनने से आपके शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप लोग दो लोग कम्युनिकेट करते हो आपस में, किसी की तीसरे की बातें आप सुनते हो, तो सुनने से क्या होता है, आपके जो शब्द भंडार है, आपकी जो वोकेबलरी है उसके अंदर क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दूसरों की अभिव्यक्तियों एंड मनोभावों को जानने के लिए। आपको दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों का आपके प्रति एटीट्यूड कैसा है, या किसी भी चीज के लिए एटीट्यूड कैसा है, वो किस बात से आप पता लगा सकते हो, उसके सुन करके पता लगा सकते हो। जब वो बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा। बोलना सीखने के लिए, अब हमें बोलना सीखना है, उसके लिए भी क्या जरूरी है भाई, सुनना जरूरी है। क्योंकि जब सुनेंगे ही नहीं तो हमें क्या नहीं पता लगेगा, पैटर्न ही नहीं पता लगेगा कि भाई किस प्रकार से बोला जा रहा है, तो हम बोलने में भी इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, अब मैं आप लोगों को एक प्रकार से क्या दे रही हूँ, नॉलेज ले रहे हो आप मुझसे, तो कैसे ले रहे हो, सुन के ही ले रहे हो। तो ज्ञान प्राप्त करने में भी क्या है, जो सुनना है उसकी भूमिका होती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमने देखे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है इसके अंदर, भाषा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट है। श्रवण कौशल के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। व्यक्ति के विचारों का आदर होना, जब भाई हम किसी की बातों को सुनेंगे, जब हम उसको अनसुना कर रहे हैं तो हम उसका आदर कहाँ से कर रहे हैं, हम उसका आदर नहीं कर रहे। तो व्यक्ति के विचारों को जब हम सुनते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, आदर करते हैं, उसकी लिहाज रखते हैं। समाज में सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, प्रतिकूल मत का स्वागत करना चाहिए। सभी के विचार आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मेरे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, तो सभी के विचारों को सुना जाना चाहिए। ओके, खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन तभी कर सकते हैं जब विचारों का औचित्य पैनी धार पर आश्रित हो। बहुधा तर्क के अभाव में स्वर उच्चता, झुंझलाहट, खीज इत्यादि अवगुण पाए जाते हैं। तो भाई जो सुनेगा ही नहीं तो उसमें क्या होगी, झुंझलाहट होगी। जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं, वह विरोधियों की तरफ का खंडन नहीं कर सकता। अब क्या हो रही है, आपस में क्या चल रही है भाई, डिबेट चल रही है। तो हम अगले वाली बात को, जो अगले वाला पर्सन है उसकी बात को, उस कंट्रोवर्सी को अच्छे से सुनते ही नहीं है, तो हम उसका खंडन किस प्रकार कर पाएंगे। उसके विचार सुनेंगे तभी तो हम उनका विरोध कर पाएंगे। बहुधा विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में श्रवण कौशल के प्रयोग की झलक देखने को मिलती है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, वहां पर भी क्या जरूरी है भाई, श्रवण कौशल जरूरी है। वही मैंने आपको बताया कि भाई क्या चल रहा है, हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, डिबेट चल रही है, वाद विवाद चल रहा है। तो हम वाद विवाद किसी, मान लो अब कोविड को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, कोविड पहले आया था तो उसको लेकर के मान लो वाद विवाद चला हुआ, चलो उसको छोड़ो आप लोगों, तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब जो एचएसएससी टीजीटी का जो मुद्दा चला हुआ है कि भाई इन लोगों ने क्या कर लिया, एग्जाम तो ले लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवा दिए, लेकिन बच्चों को क्या नहीं दे रहे भाई, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो ये अगर हम इस मुद्दे के ऊपर अगर हम सीएम से बात करने चले जाते हैं तो वो कब बात कर पाएंगे, जब सीएम हमारी बात सुने और हम सीएम की बात सुने, तभी तो उसमें आगे जो वाद विवाद जो हमारा चलेगा वो कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात सुनते हैं और समझते हैं, ये अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करते हैं। भाई दूसरों की बातों को हम शांत रहकर सुनेंगे, समझेंगे, तो ही हम उसके बारे में अपने तर्क दे पाएंगे। जब हम उसको सुन के, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उसके ऊपर हमने कोई समझ ही नहीं बनाई, तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमें चीखने चिल्लाने की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा रखना चाहिए। चीखने चिल्लाने की अपेक्षा किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तर्क शक्ति पर। ओके, तो ये था भाई सुनने की भूमिका। तो सुनने की भूमिका, भाषा के विकास में सुनने की किस प्रकार से भूमिका होती है, आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से समझा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आ जाएगा हमारा मौखिक भाषा की, जो बोलने की जो
बोलने की भाषा के विकास में क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी पेडागोजी के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी के भी, साथ में आपकी जो सीडीपी है उसके, हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इनके प्रीवियस ईयर आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वेलफेयर स्कीम्स भी वहां पे ऐड है, तो आप लोगों की उससे अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी और अच्छा खासा आप लोग रिवीजन कर पाओगे। तो आप लोग अगर इन नोट्स के साथ जाना चाहते हो तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप जा सकते हो। अदरवाइज फिर मत जाइएगा, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप नोट्स भी खरीदो और आप उनको पढ़ भी पाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब क्या करते हैं हम बोल करके अपने विचार प्रकट करते हैं। तो बोलने की किस प्रकार से भूमिका है वो देखो। सबसे पहले देखेंगे नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है भाई? अब मैं मेरे जो विचार हैं आपके सामने किस प्रकार प्रकट कर रही हूँ, अभिव्यक्त कर रही हूँ। अभिव्यक्त कैसे कर रही हूँ? भाषा के माध्यम से कर रही हूँ, बोलकर कर रही हूँ। तो भाई अभिव्यक्ति के लिए जरूरत है बोलने की। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। बिल्कुल मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है भाषा की शिक्षा। मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते हैं। भाई मौखिक में क्या करते हैं बच्चा, कैसे सीखता है भाषा को? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये कौन बताते थे ये बात, ये भी ध्यान रखिएगा आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बताती हुई चलती हूँ। अनुकरण की बात हमारे कौन करते हैं? स्किनर साहब। स्किनर साहब कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अनुकरण से सीखता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण होते हैं। भाई जो भाषा है उसकी देखो कितनी आवश्यकता है। अगर किसी की भाषा अच्छी है तो वो क्या कर सकता है? अपनी आवाज से क्या कर सकता है? जादू जगा सकता है। अब जब नेता वोट लेने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? भाई कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, आपका नेता नहीं बेटा समझो। मतलब कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और भोली भाली जनता को अपने जाल में क्या कर लेते हैं? फंसा लेते हैं वोट लेने के लिए। ठीक है, तो जो बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसका अच्छा खासा महत्व है। मौखिक भाषा के द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं विचार। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। अब भाई जो पढ़ा लिखा है वो तो क्या करेगा? बुक्स भी पढ़ लेगा, वहां से भी उसको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन एक जो क्या है बेचारा, क्या है? अनपढ़ व्यक्ति है, तो वो जब बोलचाल की जो भाषा होगी उसी के द्वारा ही क्या करता है? ज्ञान का अर्जन करता है। रोजमर्रा के जो हमारे कार्यकलाप है, जो भी हम काम करते हैं, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा की जरूरत पड़ती है। आपस में हमें सामाजिक संबंध अपने सुदृढ़ बनाने हैं तो हमें किसकी जरूरत है? भाई भाषा के बोलने के रूप की जरूरत है, हमें मौखिक भाषा की जरूरत है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट आ जाता है बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के उद्देश्य। उद्देश्य देखो अब इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी बात करते हैं। भाई जो छात्रों के अंदर हम क्या करेंगे? जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो इससे क्या होगा भाई? जो उच्चारण है, बच्चे शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, परिमार्जित उसके अंदर शुद्धता लेकर के आएंगे अपने बोलने की। भाई एक बार गलत बोलेंगे, दोबारा गलत बोलेंगे, जब बार बार में हम उसको बोलने के क्या दे रहे हैं? अवसर दे रहे हैं, तो उनका जो उच्चारण है वो ऑब्वियसली क्या होगा भाई? शुद्ध होगा। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित समय, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। बिल्कुल जब उनको बोलने की हम उसको छूट देंगे, एक तो हम उसको बस बैठ जा ऐसे करके बैठा देंगे, उसको बोलने ही नहीं देंगे, तो उसकी जो झिझक है वो कब खुलेगी? निसंकोच होकर वो कब बोल पाएगा? तो तभी तो बोल पाएगा। तो इसलिए क्या है भाई? बोलना जरूरी है। छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। अब व्याकरण की बातें भी छात्रों को सिखाई जाएंगी। भाई जो मैं बातें आपको बोल रही हूँ, जैसे कि हम आपको बोलते हैं, मैं आपको काफी बार एग्जाम्पल देती रहती हूँ। भाई मान लो मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या है भाई? मैं बाजार जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, अगर बच्चे को भाषा का ही नहीं पता है कि भाई कहाँ कर्ता लगाना है, कहाँ क्रिया लगानी है, तो वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। वो क्या बोलेगा? मैं रहा हूँ जा बाजार। तो इसका कोई मतलब सेंस थोड़ी ना निकला। तो व्याकरण सम्मत ज्ञान भी क्या है? भाषा के द्वारा दिया जाता है। छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग सॉरी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने के योग्य बनाना। बोलने में विराम चिन्ह, कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है? अब जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे ना भाई, आओ मत जाओ। अब ये है भाई आओ मत जाओ। तो अब यहाँ पे देखो विराम चिन्ह अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आओ मत जाओ, तो इसका मतलब तो क्या हो गया भाई? आओ जाओ मत। ठीक है, लेकिन अगर ये जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का भी भाषा में अच्छा खासा उपयोग आपको देखने को मिलता है। आओ मत जाओ। अब ये जो आपको मैंने जो ये यहाँ पे लगा दिया कोमा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आओ मत सिर्फ क्या करो? जाओ। तो विराम चिन्हों का भी ध्यान रखा जाता है बोलने में।
विषय अनुकूल व प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप, आपस में बातचीत कर पाए, भाषा के द्वारा बोलकर ही कर पाएंगे। छात्रों को धारा प्रवाह प्रभाव उत्पादक वाणी में बोलना सिखाना, धारा प्रवाह बोल सके, अपने क्रमबद्धता बनाए रखने सिखाना। किसी भी वाद विवाद में उसको आगे चल करके बच्चे को कुछ भी काम करना है, वो बिजनेस करना चाहता हो, जॉब करनी हो, उसको कुछ भी करनी हो, किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? स्पीकिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के द्वारा ही वो अपने विचारों को बोल करके प्रकट कर पाता है। तो इसलिए भाषा का महत्व बढ़ जाता है। ओके, तो भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या हो गई भाई? क्या रिजल्ट निकल करके आ गया हमारे सामने? बोलना भाषा विकास का कौन सा चरण है भाई? दूसरा चरण है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में, शुद्ध उच्चारण में सहायक। भाई बच्चों में क्या करना है? भाषा प्रवाह हमें कुशल बनाना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें बोलने की भूमिका की जरूरत पड़ेगी। शुद्ध उच्चारण बनाना है बच्चों का, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलना की, क्योंकि बार बार में बोलेंगे तो क्या होगा? शुद्ध उच्चारण ऑटोमेटिक निकलेगा। संप्रेषण कुशलता, संप्रेषण कुशलता क्या होती है भाई? आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाना, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए। बोलने संबंधी झिझक दूर। अब काफी बच्चों में क्या होती है भाई? बोलने संबंधी झिझक होती है, दूसरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो वो तभी बोल पाएंगे जब टीचर उनको क्लास में ही क्या देगा भाई? भरपूर उनको बोलने की आजादी देगा। हर एक बच्चे को बुलवाएगा, उनसे स्टेज पे बोलने को कहेगा, तो इससे क्या होगा? बोलने की जो झिझक है वो क्या हो जाएगी भाई? दूर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपसे जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। एक छोटा सा 2-4 बिंदु और हैं, उनको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस के अंदर गिवन है, मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपकी बातें बताती चल रही हूँ। ठीक है, बच्चे भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने भाषा के कार्य देख लिया, अब देखेंगे बच्चा जो है वो भाषा को एक उपकरण की तरह किस प्रकार काम करता है बच्चा। तो भाई किस प्रकार करता है? बच्चे को क्या अर्जित करना है भाई? ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए किसका यूज करता है? भाषा का यूज करता है, एज ए टूल यूज करता है, एक उपकरण की तरह प्रयोग करता है। अगर आप लोग मेरी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप लोग इंग्लिश पेडागोजी की क्लास भी जरूर देखिएगा। मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवा चुकी हूँ इंग्लिश पेडागोजी का, और दोनों का जो कंटेंट है वो क्या है भाई? सेम है, सिर्फ मीडियम का फर्क है, तो आप लोग उसको भी जरूर रेफर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान बढ़ाने में सहायक। भाई बच्चे को अपना क्या बढ़ाना है? ज्ञान बढ़ाना है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? उसको भाषा की हेल्प लेनी पड़ेगी। बालक भी सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? भाषा की जरूरत होती है। बच्चे भाषा के माध्यम से अपने क्या पूछ पाते हैं भाई? डाउट पूछ पाते हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है? क्लास कर रहा है, क्लास में बच्चे के क्या आते हैं भाई? डाउट्स आते हैं। तो डाउट्स किस प्रकार पूछता है बच्चा? अपने भाषा के माध्यम से ही पूछता है। बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब बच्चे की जो संस्कृति है, जो मान लो अब हम क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर भाषा ही नहीं होती, चाहे मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो, हमें कैसा पता चलता है? भाषा के माध्यम से ही पता चलता है। अगर भाषा ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा? ओके, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो भाई यहाँ तक जो हमने देखा, हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए? 3 टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन से? भाषा के कार्य, भाषा के अंदर सुनने की भूमिका, और भाषा के अंदर बोलने की भूमिका। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी ही करवाऊंगी, अभी करवा दूंगी इसी क्लास के अंदर ही। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आ जाता है कि भाषा के अंदर जो व्याकरण होता है, व्याकरण की क्या भूमिका होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण क्या होता है भाई? व्याकरण हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध लिखने एवं पढ़ने के बारे में सीखते हैं, वही क्या होता है? व्याकरण होता है। तो भाषा को शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई? व्याकरण की जरूरत पड़ती है। ओके, शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग क्या होता है? आवश्यक होता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब जो भाषा अधिगम है उसके अंदर व्याकरण की क्या भूमिका होती है वो हम एक एक करके पॉइंट्स उनको समझते हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। अब विद्यार्थियों को जो शुद्ध उच्चारण है उनका कहाँ से आएगा भाई? वो क्या सीखेंगे? वर्ण विचार सीखेंगे, शब्द विचार सीखेंगे, तभी तो वो क्या कर पाएंगे? शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है। ओके, व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। व्यक्ति शुद्ध बोल और लिख कब पाता है भाई? जब उसको किसकी पूरी नॉलेज हो? व्याकरण की नॉलेज हो। ओके, व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है, कि जो स्पष्ट बातें हम जो कहना चाह रहे हैं वो किसके बगैर असंभव है? व्याकरण के बगैर। यानी व्याकरण एक प्रकार से क्या है कि अगर हमारा
जो भाषा है वो क्या है भाई, व्हीकल ऑफ थॉट्स है, विचारों का एक क्या है, साधन है। तो व्याकरण उसके अंदर किसका काम करती है, फ्यूल का काम करती है, एक ईंधन का काम करती है। कौन करती है, व्याकरण करती है। ओके, समझ में आया आप लोगों को इतना। अब व्याकरण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनको एक बार पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिएगा, बाकी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपके सारे कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे। नवीन भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करना। व्याकरण क्यों सिखाई जाती है भाई, कोई भी भाषा सीखनी है नई, चाहे हमें हिंदी सीखनी हो तो उसके अंदर भी क्या सिखाई जाती है, हमें व्याकरण सिखाई जाती है। अंग्रेजी सीखते हैं वहां पर भी अंग्रेजी का व्याकरण, ग्रामर सिखाई जाती है, उसको पढ़ते हैं हम, उसके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। चारों कौशल LSRW जो हमारी चारों कौशल्स हैं, हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनके विकास के लिए किसका जरूरी होती है, क्या जरूरी होती है, व्याकरण की जरूरत होती है। ओके, छात्र शुद्ध बोलना लिखना किससे सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। सही वाक्य रचना, अगर वाक्य रचना करनी है हमें कहाँ पे विराम चिन्ह लगते हैं, कहाँ पे नहीं लगते हैं, कहाँ पे हमें स्ट्रेस देके बोलना है, कहाँ पे हमें फ्लो में बोलना है, किस प्रकार से वाक्य रचना करनी है, आगे हमें कर्ता लगाना है, फिर हमें क्रिया लगानी है, फिर हमें कर्म लगाना है, कर्ता के साथ कौन सा कारक लगाना है, ये सब चीजें हम कहां से सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। ओके, तो व्याकरण हमारे लिए इसलिए आवश्यक है। उसके बाद आ जाते हैं व्याकरण के प्रकार। अब व्याकरण के प्रकार देखिए, व्याकरण मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी औपचारिक व्याकरण और दूसरी हमारी होती है अनौपचारिक व्याकरण, जिसको हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था भाई, औपचारिक व्याकरण को फॉर्मल ग्रामर, क्या पढ़ा था भाई, फॉर्मल ग्रामर। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, औपचारिक व्याकरण। यानी नाम से ही क्लियर है भाई, जहां पे किसकी जरूरत हो, औपचारिकता की जरूरत पड़ती हो, जहां पे व्याकरण के लिए अलग से क्या लगाई गई हो, एक पुस्तक लगाई गई हो, अलग से एक टेक्स्ट बुक लगाई गई हो, वो व्याकरण हमारी कौन सी होती है, औपचारिक व्याकरण। यानी मान लो बच्चा किस में पढ़ रहा है भाई, क्लास 6 में पढ़ता है बच्चा, ठीक है, तो क्लास 6 में उसकी हिंदी की बुक तो होती ही होती है, जो हिंदी की टेक्स्ट बुक के साथ साथ उसकी क्या बुक होती है, एक हिंदी व्याकरण की बुक होती है, जिसके अंदर नियम दिए गए होते हैं। बच्चे को नियम के माध्यम से सिखाया जाता है। पहले बच्चे को क्या सिखाए जाते हैं, नियम रटवाए जाते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं। यानी किस विधि का प्रयोग किया जाता है, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, निगमन। भाई नियम से, न से नियम और न से निगमन, यानी पहले क्या डिस्कस करते हैं, नियम, उसके बाद किधर चलते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। अवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, वो हमारी क्या होती है, औपचारिक व्याकरण होती है। क्लियर हुआ। औपचारिक व्याकरण के अंदर अलग से ग्रामर की पुस्तक लगी हुई होती है, अलग से व्याकरण की बुक लगी हुई होती है, जिसके अंदर बच्चों को अवैज्ञानिक तरीके से सिखाया जाता है। पहले उनको नियम बताए जाते हैं, नियम रटवाए जाते हैं, उसके बाद बच्चे को साथ में एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं। मान लो बच्चे को वर्ण वाला चैप्टर पढ़ाना है तो उसको बताया जाएगा कि भाई स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, जिसके अंदर पहले उनकी डेफिनेशन याद करवाएंगे, फिर उसके बाद उनको बताएंगे। तो ये हमारा कैसा शिक्षण होता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण होता है। जो हमारा शिक्षक होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। इसके अंदर, किसके अंदर, औपचारिक व्याकरण के अंदर। और ये हमारा एक परंपरागत मेथड भी है, एक ऐसा मेथड है हमारा, परंपरागत तरीका भी है कि भाई व्याकरण की क्या होती थी, एक पुस्तक होती थी, उससे बच्चों को पहले क्या रटवा दो, रूल रटवा दो, और उसके बाद उनको एग्जाम्पल बताओ। पूरी तरह से अध्यापक केंद्रित था, शिक्षक केंद्रित था, अवैज्ञानिक तरीका था। दूसरी जो व्याकरण होती है वो हमारी आ जाती है अनौपचारिक व्याकरण, जिसको इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था, इनफॉर्मल ग्रामर। उसके अंदर क्या होता है भाई, बच्चे की अलग से व्याकरण की कोई पुस्तक नहीं होती है, बच्चे की अलग से कोई भी व्याकरण की पुस्तक नहीं होती है। अपितु क्या होता है कि जो भी बच्चे की जो टेक्स्ट बुक होती है, जो भी हिंदी की जो बुक लगी हुई होती है, हिंदी की जो बुक होगी, उसके बाद उसके अंदर क्या होगी भाई, एक्सरसाइज होगी। अब मान लो बच्चे को हमने जो लेसन पढ़ाया है वो किसका लेसन था, एक राजा रानी का लेसन था, ठीक है। तो राजा का उसके अंदर जो नाम था वो क्या दे रखा था भाई, जनक दे रखा था, ठीक है। उसकी जो क्वालिटी है वो बता रखा था कि भाई वो कैसा था, ईमानदार था। तो ये सारे जो गुण बता रखे थे। तो आपसे जो इसके अंदर क्या बताया जाएगा कि भाई जो ईमानदार है वो क्या है, एक विशेषण है। क्या बताया जाएगा कि ईमानदार क्या है, एक विशेषण है। और यहीं से आपको पता लग जाएगा कि भाई विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो लेसन के अंदर जो स्टोरी दे रखी थी उसके माध्यम से ही बच्चों को सिखा दिया, कोई अलग से बुक नहीं लगाई गई, तो वो हमारी क्या कहलाती है, अनौपचारिक व्याकरण। उसके लिए किसी भी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों को जो डेली एक्टिविटी होती है, डेली जो बच्चों को लेसन पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं की हेल्प से बच्चे को उन्हीं के साथ जोड़ करके सिखा दिया गया।
तो वो हमारी क्या हो गई, अनौपचारिक व्याकरण हो गई। कोई अलग से पुस्तक नहीं लेनी पड़ी, कोई रूल नहीं रटवाने पड़े, बल्कि कैसे चले, पहले हमने बच्चों को क्या बताए, उदाहरण बताए, और उदाहरण से किधर की तरफ चले हैं, हम नियमों की तरफ चले हैं। यानी यहाँ पे हमारी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है बच्चों को सिखाने का, और आज के टाइम पे बेस्ट विधि यही है। बाल केंद्रित शिक्षण इसको कहा जाता है। बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे इसका केंद्र होते हैं, और आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा कौन सा व्याकरण हो जाता है, अनौपचारिक व्याकरण। ओके, क्लियर है। औपचारिक व्याकरण और अनौपचारिक व्याकरण क्या होते हैं, यहां तक क्लियर है। एक जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है भाई, सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण तो मैं आपको काफी बार पढ़ा चुकी हूँ। ये कंसेप्ट आपके इंग्लिश में भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आएगा, आपके सीडीपी में भी काम आएगा। हर जगह पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम आएगा आपका। जो सार्वभौमिक व्याकरण है ये कंसेप्ट किसने दिया है, नोम चोम्स्की ने दिया है। नोम चोम्स्की क्या बताते हैं भाई, सभी व्यक्तियों के अंदर क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। सभी बच्चों के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, और सभी बच्चों के अंदर, सभी पर्सन्स के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। वो बच्चा फिर जिस प्रकार के माहौल में रहता है उसी प्रकार की भाषा को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एलएडी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। और एक सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं नोम चोम्स्की। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखिए भाई, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उनके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। छात्रों को नियम व परिभाषाएं कंठस्थ सॉरी जो नियम है, परिभाषाएं हैं, वो कंठस्थ कराने की बजाय बच्चों को कैसा ज्ञान दिया जाए भाई, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। कैसा ज्ञान दिया जाए भाई, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। उनको दैनिक गतिविधियों से जोड़कर, उनको भिन्न भिन्न उदाहरण देकर, उदाहरण से नियमों की तरफ बढ़ा करके बच्चे के शिक्षण को क्या बनाया जा सकता है, रुचिकर बनाया जा सकता है। बच्चों के अंदर बच्चों को आगमन विधि से पढ़ा करके जो शिक्षक है व्याकरण को क्या बना सकता है, रुचिकर बना सकता है। ओके, तो भाई ये हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो गए। हमने क्या पढ़ लिया भाई, कि भाषा के अंदर व्याकरण की क्या भूमिका होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है भाई बहुभाषिता। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या आ जाता है, बहुभाषिता, मल्टीलिंग्विलिज्म। तो नाम से ही क्लियर भाई, बहुभाषिता यानी एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई जो हमारा भारत है वो अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का एक देश है। इसके अंदर अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, बहुभाषिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो नोम चोम्स्की हैं ये क्या बताते हैं भी, प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होती है, एक जीवक शक्ति होती है, एक अंतर्जात शक्ति होती है जिसको एलएडी कहा है। और इसमें उन्होंने कुछ सिद्धांत एंड मानक बताए हैं। उस सिद्धांत के अनुसार जब यूनिवर्सल ग्रामर होती है और जब एक बालक के सामने एक से अधिक भाषाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो वह उन भाषाओं को सीख लेता है। उस बालक को क्या कहते हैं भाई, बहुभाषी कहते हैं। एक बच्चे के सामने हमने एक से अधिक भाषाएं रख दी, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, और वो सभी भाषाएं बोलने में क्या है, सक्षम है, तो उसको क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहुभाषी। बहु मतलब अनेक, भाषी मतलब भाषाएं, जो ज्यादा भाषाएं बोलने वाला हो। ओके, अब बहुभाषिता 2 प्रकार की होती है। जो मल्टीलिंग्विलिज्म होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, लैंग्वेज ऑफ एलाइड क्लास, आपका जो इंग्लिश पेडागोजी है उसका रिवीजन भी आपका यहां से हो रहा होगा। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, उच्च वर्ग की भाषा। दूसरी होती है लैंग्वेज ऑफ नेबरहुड, आस पड़ोस की भाषा। 2 प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं। उच्च वर्ग की जो भाषा होती है उससे क्या मतलब समझते हो, कि इस प्रकार से भाषा को सिखाना एक औपचारिक वातावरण देकर के, एक फॉर्मल जो एनवायरमेंट है वो देकर के भाषा को सिखाना, यानी लैंग्वेज की क्या करवाना भाई, लर्निंग करवाना। लैंग्वेज की क्या करवाना भाई, लर्निंग करवाना, अधिगम करवाना। वो हमारी क्या कहलाती है, उच्च वर्ग की भाषा। क्या कहलाती है भाई, उच्च वर्ग की भाषा। ठीक है, इस प्रकार की भाषा कहाँ पे सिखाई जाती है, स्कूलों में सिखाई जाती है। स्कूलों में बच्चों को एनवायरनमेंट दिया जाता है, टीचर उनको ट्रेन करता है, साथ में उनके पास टेक्स्ट बुक लगी हुई होती है। तो ये हमारी कौन सी भाषा होती है, लैंग्वेज ऑफ एलाइड क्लास, उच्च वर्ग की भाषा होती है। इसके लिए फॉर्मल वातावरण की हमें जरूरत पड़ती है, औपचारिकता की इसमें जरूरत पड़ती है। दूसरी होती है भाई आस पड़ोस की भाषा। आस पड़ोस की भाषा में कौन सी आ जाएगी, कि भाई वो भाषा जो बच्चा अपने एनवायरमेंट से खुद सीख जाए, जो अपने एनवायरमेंट से क्या कर ले, वो एक्वायर कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, आस पड़ोस की भाषा कहते हैं। ओके, तो बच्चा जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, उसको अपने आसपास से ही एक्वायर करता है, तो वो बच्चे की क्या है भाई, आस पड़ोस की भाषा है। भारत एक बहुत बड़ी बहुभाषी आबादी है। बहुभाषी भारत में अंग्रेजी वर्ग की क्या है भाई, उच्च वर्ग की भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी कहाँ पे सिखाई जाती है, आपको स्कूलों में सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है भाई भाषा विविधता वाले कक्षा में
भाषा शिक्षण की चुनौतियां, कि भाई एक कैसा कक्ष है भाषा विविधता वाले, वहां पर काफी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, काफी भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, तो वहां पे भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा शिक्षण की सॉरी क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो भाई वहां पर जो मानक भाषा है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें सिखानी है, उसको सिखाने में क्या आएगी भाई, समस्या आती है। क्यों आती है भाई? भाई एक बच्चा है, वो तो कौन सी भाषा बोल रहा है, असमिया भाषा बोल रहा है, एक कौन सी बोल रहा है, बंगाली भाषा बोल रहा है, एक कौन सा बोल रहा है, उर्दू भाषा बोल रहा है। सब क्या है भाई, बहुभाषिकता वाले हैं। कोई किसी लैंग्वेज परिवेश से आ रहा है, कोई किसी भाषा परिवेश से आ रहा है। तो जो उनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो टीचर को सिखानी है, उसको सिखाने में उसको क्या आती है भाई, प्रॉब्लम आती है। ओके, बच्चों को आपस में बातचीत करने में क्या होती है भाई, परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक असमिया बोलेगा, एक बंगाली बोलेगा, दोनों के बीच में आपस में क्या नहीं हो पाता, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। वहां पे उनको क्या आती है भाई, समस्या आती है आपस में बातचीत करने में। तो भाई भाषा सीखने के प्रति छात्रों की रुचि का अभाव, इस प्रकार से जो बच्चे जो खुद की भाषा थी उसी को सीखना चाहते हैं, दूसरी भाषा को सीखने में उनकी रुचि क्या होती है भाई, उनकी रुचि कम होती है। अब जो अध्यापक होते हैं उनको भी बेचारे को अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक अध्यापक को असमिया भी आती हो, उर्दू भी आती हो, बंगाली भी आती हो, हिंदी भी आती हो। तो पूरा भाषाओं संबंधी ज्ञान अध्यापक को नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर क्या आती है भाई, समस्या आती है बहुभाषिकता वाले कक्ष में। लेकिन जो बहुभाषिक कक्षा है वहां पे भाषा शिक्षण किस प्रकार करना चाहिए, वहां पर बहुभाषी जो कक्षा है उसको एज ए चैलेंज उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एज ए रिसोर्स उसको मानना चाहिए, एज ए संसाधन उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि उसको एक समस्या माना जाना चाहिए। बहुभाषिकता को एक समस्या ना मान करके क्या माना जाना चाहिए, एक संसाधन माना जाना चाहिए। ओके, बहुभाषिक कक्षा में जो भाषा शिक्षण है वो किस प्रकार करवाना चाहिए। अब भारत में क्या है भाई, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, सभी भाषाएं सभी बोलियां अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। शिक्षक को बहुभाषिक कक्ष को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप भी इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लगा लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि बहुभाषिकता को एक शिक्षक को समस्या के रूप में लेना चाहिए या एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो समस्या के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसके रूप में लेना चाहिए, एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। ओके, क्लियर। बच्चों को उसकी क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखते हुए मानक भाषा सिखाई जानी चाहिए। उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, जो बच्चे की जो मदर टंग है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो हम टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, वो सिखाई जानी चाहिए। ओके, बहुभाषी कक्षा के माध्यम से छात्रों को अलग अलग भाषा से परिचित होने के अवसर मिलते हैं। भाई बहुभाषी होने से क्या होगी, जो कक्षा है उसके अंदर क्या है भाई, एक बच्चा मान लो अंग्रेजी बोलता है तो वो तो किसी शब्द को क्या बोलेगा, कैट बोलेगा, और जो हिंदी वाला है वो उसको क्या बोलेगा भाई, बिल्ली बोलेगा। अब संस्कृत वाला उसको अलग बोलेगा। तो इससे क्या है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषाओं से क्या हो जाते हैं, परिचित हो पाते हैं। जो बहुभाषी कक्षा है उसमें सभी बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। जो भी बच्चे की जो छात्र भाषा है, मातृभाषा है, उसका क्या किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। तो शिक्षक को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो बहुभाषी कक्षा में क्या करवा रहा हो, शिक्षण करवा रहा हो। बहुभाषी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु समृद्ध भाषिक परिवेश, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा परिवेश होना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश। कि जो भाषा परिवेश हो वो कैसा हो दिया जाना चाहिए, समृद्ध दिया जाना चाहिए। सभी को अपने विचार हैं वो खुल करके बच्चों को कहने चाहिए, उनको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। बच्चों की मातृभाषाओं को कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का न केवल माध्यम बनाया जाए, बल्कि उसे विषय वस्तु में भी क्या किया जाना चाहिए भाई, सिर्फ उनको लैंग्वेज का एक लैंग्वेज को एज ए मीडियम ना पढ़ा करके उसको एक विषय वस्तु, इसको एक कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय सहायता प्रदान करती है। शिक्षा व्यवस्था ने इसे दबाने की बजाय प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बहुभाषिकता है वो समाज में संप्रेषण को बाधित नहीं करती, बल्कि क्या करती है भाई, सहायता प्रदान करती है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। जो सारे पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता भाषा अधिगम में एक संसाधन का काम करती है। किसका काम करती है भाई, एक संसाधन का काम करती है। साथ ही बहुभाषिकता बच्चों में अस्मिता का विकास करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। संसाधन का काम करती है, अस्मिता का विकास करती है, संप्रेषण का विकास करती है। भाषा जो परिवेश है वो कैसा होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो भाई यहां तक आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन पर। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जब आप खुद इसके क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो क्या है भाई,
तो भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे, देखो लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है। देखो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा कि जो किससे संबंधित है भाई, हस्तलेखन। किसकी बात कर रहा है भाई, लेखन योग्यता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेखन योग्यता की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जहां पे लेखन योग्यता की बात आ जाएगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। क्या हो जाएगा भाई, डिस्ग्राफिया। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। अब यहीं से देखिए जो आपको अन्य जो शब्द दिए गए हैं इन ऑप्शंस को देखिए। वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है भाई, पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ने संबंधी विकार होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है भाई, आपका गणना संबंधी विकार होता है। डिस्प्रेक्षा क्या होता है आपका, जहां पे आपकी जो मोटर स्किल्स की बात हो रही हो, कहां पे किसकी बात हो रही हो, आपके मोटर स्किल्स की बात हो रही हो, जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स की बात हो रही हो, वहां पे उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो वो आपका क्या था भाई, डिस्प्रेक्षा था। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्ची लिखे आधे अधूरे वाक्य देकर सही भाग से जोड़ने को कहती है। कक्षा में ऐसी गतिविधि का उद्देश्य है। एक शिक्षिका है वो क्या कर रही है भाई, विद्यार्थियों को उसने क्या दे दिया, कुछ पर्ची लिखे, कुछ आधे अधूरे वाक्य दे दिए और उनको सही से जोड़ने के लिए कह रही है। तो कक्षा में ऐसी गतिविधि का क्या उद्देश्य हुआ भाई, ऑप्शन देखो, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना लिखना, विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भाई जो आधे अधूरे वाक्य दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं कि ताकि वो उनको जोड़ करके उनसे सही वाक्य विन्यास कर सके, उनको पता लग सके कि भाई कहाँ पे कर्ता को लगाना है, कहाँ पे क्रिया को लगाना है, कहाँ पे कर्म को लगाना है। तो इसलिए जो शिक्षिका है वो ऐसी एक्टिविटी कर रही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि है लेक्चर विधि। लेक्चर विधि में क्या होता है भाई, टीचर जो होता है वो आपको क्या देता है, लेक्चर देता है सिर्फ। आगमन विधि में क्या होता है, पहले आपको क्या दिए जाते हैं भाई, उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद क्या की जाती है, नियमों की बात की जाती है। निर्देश विधि में सिर्फ आपको क्या दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, भाई ऐसे करो ऐसे मत करो। वार्तालाप विधि में आपस में बातचीत करते हुए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगमन विधि व्याकरण के लिए क्या है, सबसे बेस्ट विधि है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, चोमस्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार। भाई चोमस्की किसकी बात करते हैं, अंतर्जात शक्ति की बात करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होती है, एक अंतर्जात, एक आंतरिक जीवक शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। तो ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुभाषावाद, भाई जहां पे बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती हूं, शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पेडागोजी के अंदर आपको ये देखना होता है कि मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो कौन सा है हमारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषावाद के लाभ की बात कर रहा है, समृद्ध शब्दावली, प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता एंड सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, पराभाषिक जागरूकता। तो भाई देखिए इसके अंदर जो नेगेटिव आंसर मुझे दिखाई दे रहा है वो दे रहा है ऑप्शन नंबर 3, सीमित रोजगार के अवसर। भाई जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं उनको रोजगार के अवसर सीमित थोड़ी ना हो जाएंगे उनके लिए। तो बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये सारे क्या हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं बहुभाषावाद के, सिर्फ थर्ड वाले को छोड़ करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। अर्थ विज्ञान, भाषा में हम अर्थ विज्ञान पढ़ते हैं, उपयोगिता विज्ञान पढ़ते हैं, आकृति विज्ञान पढ़ते हैं, स्वर विज्ञान पढ़ते हैं। तो देखिए भाई अर्थ विज्ञान की बात करते हैं, अर्थ विज्ञान आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको सिमेंटिक्स बोलते हैं। उपयोगिता विज्ञान जो मैंने आपको क्या बताया था इंग्लिश में, भाई समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, वो भाषा का क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स जिसको बोलते थे, वो क्या है भाई हमारा उपयोगिता विज्ञान। आकृति विज्ञान जहाँ पे आकृतियों की बात हो, स्वर विज्ञान जहाँ पे स्वर की बात हो। तो इसका जो सही आंसर है, भाषा भाई किसके लिए होती है, सामाजिक संबंधों के लिए होती है, उपयोगिता के लिए होती है, प्रैग्मेटिक्स के लिए होती है। सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, निम्न में से कौन भाषा विकास को बढ़ावा नहीं देता। भाई इनमें से कौन सा भाषा विकास को बढ़ावा नहीं देता। देखिए, रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना,
रोमांचकता दिखानी है तो वहां पे व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाना। घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना। घटनाएं बतानी है शुरू से लेकर अंत तक, तो वहां पे भाषा का प्रयोग करना। सामाजिक संपर्क, आपस में सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना। सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। तो देखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की जहां पे बात हो जाए तो वो तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात नहीं करता है बहुभाषावाद या भाषा विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट जो आंसर है वो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है? क्या पूछ रहा है भाई, निम्न में से कौन सा ग्राह्य बाह्य कौशल है, यही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 9वां क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राह्य बाह्य कौशल है। अब भाई मैंने आप लोगों को बाह्य जो भाषा कौशल है वो पढ़ा रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। भाई किसकी बात कर रहा है, ग्राह्य। ग्राह्य जिसके अंदर क्या करते हैं भाई, ग्रहण करते हैं। ग्रहण हम कब करते हैं भाई, एक तो कब करते हैं हम सुन करके करते हैं, और दूसरा हम कब ग्रहण करते हैं, पढ़ करके करते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ग्राह्य बाह्य कौशल होते हैं। नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, नई भाषा के प्रति क्या बनानी है भाई, समझ बनानी है। तो वहां पे ग्राह्य बाह्य कौशल हुआ नहीं, समझ की बात हो गई। बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्त कर रहा है यहाँ पे, यानी बोलने की बात हो गई। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अभिव्यंजना कौशल हो गया। बोलचाल की भाषा जो सुनते हैं तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा के प्रति। तो भाई ये यहाँ पे देखो, नई भाषा के प्रति समझ, इससे कोई लॉजिक नहीं था। नेक्स्ट है ये द्वितीय भाषा के प्रति समझ, इससे भी कोई लॉजिक नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे अभिव्यक्त करने की बात हो गई तो ये भी गलत हो गया। जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बोलचाल सॉरी बोलचाल की भाषा जो सुनते हैं बोलते हैं उसके प्रति समझ बनाने की योग्यता कैसा है भाई, ये ग्राह्य बाह्य कौशल है, भाषा कौशल है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी एंड द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क मूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति कहलाती है। भाई क्या है, द्विभाषी है, बहुभाषी है, ये क्या करते हैं, बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाएगी भाई, आपकी एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। क्या कहलाएगी भाई, एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर चले जाना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो और ऑप्शन है वो देख लीजिए भाई, किसकी बात कर रहा है, एकल भाषा। तो एकल भाषा कहाँ से हो गई, द्विभाषी और बहुभाषी की बात हो रहा है। कोडों को मिलना, ये भी गलत है। एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण, तो यहाँ भी ये जो सही मोस्ट सुटेबल जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक भाषा से कहाँ जा रहे हैं भाई, दूसरी भाषा के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 10वें का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, शिक्षा जो अपनी विद्यालय में जो अपनी भाषा है वो किसमें स्टार्ट करते हैं, शिक्षण किसमें स्टार्ट करते हैं, सीखना मातृभाषा में करते हैं, बाद में अलग अलग भाषाएं और जोड़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करते हैं, आगे जाकर अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना स्पेशली अंग्रेजी और हिंदी ही पढ़ेंगे। शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा सीखते हैं, बाद में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल भाषा सुनने से। भाई जहां पे केवल शब्द मिल जाए तो उसको तो काट दिया करो पहले ही पेडागोजी के अंदर। भाषा प्रयोग की कुशलता है वो सिर्फ भाषा सुनने से संभव है, नो। केवल साहित्य पढ़ लेंगे तो भाषा में हम क्या हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। केवल पुस्तकें पढ़ लेंगे तो कुशल हो जाएंगे, नहीं। जो नेक्स्ट जो 4th ऑप्शन है कि अधिक से अधिक भाषा क्या किया जाए, प्रयोग किए जाए, तो अधिक से अधिक भाषा के प्रयोग करने से हम क्या होते हैं, भाषा के प्रयोग में कुशल बनते हैं। ओके, तो भाई ये आपके 12 क्वेश्चन थे। आप लोगों को पता लगा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आ जाता है भाई शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, शिक्षण सहायक सामग्री। ओके, तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर किसकी बात करते हैं,
तो भाई देखो, शिक्षण सहायक सामग्री यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम जिसको बोला जाता है, या फिर टीचिंग एड्स जिसको बोला जाता है। तो भाई देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, जो शिक्षण की क्या करती है भाई, हेल्प करती है शिक्षण को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में। वो बिल्कुल सहज और सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से विद्यार्थियों तक इस प्रकार पहुंचाता है अपनी बातों को कि विद्यार्थियों को क्या लगता है, वो इंटरेस्टिंग भी लगता है और विद्यार्थी वहां से जल्दी भी सीख पाते हैं और ज्यादा भी सीख पाते हैं। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है शिक्षण सहायक सामग्री का। शिक्षण सहायक सामग्री जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। निर्माण के आधार की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, निर्माण के आधार पर, तो प्रसिद्ध जो हमारे शिक्षा शास्त्री एच सिंह वाघेला के अनुसार अगर हम बात करते हैं उसकी निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, कठोर उपागम और मृदुल उपागम। कठोर यानी हार्ड, मृदुल यानी आपके जो सॉफ्ट हो। कठोर उपागम और मृदुल उपागम ये किसके आधार पे होते हैं, निर्माण के आधार पर। अब देखेंगे कठोर क्या होते हैं और मृदुल क्या होते हैं। प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के हो सकते हैं, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी हमारी विजुअल एड्स और हमारी ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, तो देखिए भाई, कठोर उपागम और मृदुल उपागम आपके क्या होते हैं। कठोर उपागम तकनीक की आवश्यकता हो, जहां पे किसकी जरूरत हो भाई, टेक्नोलॉजी की जरूरत हो। जहां पे किसकी जरूरत पड़ रही हो, टेक्नोलॉजी की, तो वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, कठोर उपागम। जैसे कि टीवी, स्लाइड्स, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ओएचपी, रिफ्लेक्टर, प्रयोगशाला उपकरण, सूक्ष्मदर्शी, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर, यहाँ पर क्या लग रही है भाई, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ये सारे क्या है, कठोर उपागम है। मृदुल उपागम में क्या आ जाएंगे, जहां पे किसकी जरूरत ना पड़ रही हो, आपको तकनीकी की जरूरत ना पड़ रही हो। शिक्षक है वो अपने लेवल पर ही चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हो, बिना किसी तकनीक के कर रहा हो। जैसे कोई मॉडल बना दिया, ग्लोब हो गया, नोट्स हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्राफ हो गया, सारणी हो गया, पॉइंटर हो गया, मानचित्र हो गया, चित्र हो गया। यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसको क्या कहते हैं, मृदुल उपागम कहते हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी उसको कठोर उपागम बोलते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए भाई, जो प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार से बताई है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और सॉरी, दृश्य सामग्री कौन सी होगी भाई, जो केवल दृश्य के माध्यम से सिखाई जाती हो, जिसके आधार पर जो टीचर है, जो अधिगम है, वो सिर्फ दिखा करके करता हो। जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया भाई, पुस्तक हो गई आपकी, पॉइंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मानचित्र हो गया, चित्र हो गया। तो ये बोलते थोड़ी ना है, ठीक है। इनको सुन करके बच्चा थोड़ी ना समझता है, इनको देख करके बच्चा समझता है। जिनको दिखा करके टीचर क्या कर रहा हो, अपनी जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव बना रहा हो, उसको प्रभावशाली बना रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, दृश्य सामग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, जहां पर सुन करके, जैसे रेडियो हो गया भाई, सिर्फ हम सुनते सुनते हैं, कुछ दिखाई थोड़ी ना देता है हमें। ट्रांजिस्टर हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगवा फोन हो गई, ये हमारे क्या है, श्रव्य सामग्री। इनसे हम क्या करते हैं, सिर्फ सुन करके चीजों को सीखते हैं। केवल ध्वनि के माध्यम से क्या करवाते हैं, अधिगम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, श्रव्य सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जिसकी हेल्प से बच्चा देखता भी है और सुनता भी है। बच्चों को दिखा करके भी, सुना करके भी टीचर अपने शिक्षण को क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। वो हमारी क्या होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। वो हमारी क्या होती है भाई, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे टीवी आ गई, कंप्यूटर आ गए, चलचित्र आ गए, सिनेमा आ गया, नाटक, रंगमंच, कठपुतली, ये सब क्या है भाई, दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। क्लियर है यहां तक। ओके, अब भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, पाठ्य पुस्तक। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, शिक्षण अधिगम सामग्री को देख लिया। शिक्षण जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उनका यूज क्यों करता है, तो हमें पता लग गया भाई क्यों करता है। शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, बच्चों को और जो नॉलेज दी जाए, वो शिक्षण अधिगम सामग्री की अगर हेल्प से करता है, तो बच्चों को ज्यादा समय तक वो क्या रहती है, रिटेन रहती है माइंड के अंदर, क्योंकि वो चीजों को करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। बच्चों के सामने जब ऑब्जेक्ट से हम चीजें सिखाएंगे, कोई मटेरियल से सिखाएंगे, तो उसके दिमाग में उसकी छवि बन जाती है और वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक उसके माइंड में क्या रह पाती है, रिटेन रह पाती हैं। ओके, अब भाई बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की, क्योंकि पाठ्य पुस्तक आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है।
विषय वस्तु के पाठों का समन्वित संकलित रूप ही व्यवस्थित तरीके से क्या होता है भाई, पाठ्य पुस्तक होती है। जो आपका विषय वस्तु है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके आधार पर उसका जो पूरा क्या किया जाता है, समावेशन किया जाता है एक व्यवस्थित तरीके से। भाई पहले किस चैप्टर को लगाना है, उसके बाद पोएम लगानी है, तो ये पूरा जो तरीका होता है ये किसके अंदर संकलित होता है, पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या होता है, संकलित होता है। पाठ्य पुस्तक के केवल क्या होती है, साधन होती है, साध्य नहीं होती। पाठ्य पुस्तक, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक साधन होती है या साध्य होती है। तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है भाई, साधन होती है, साध्य नहीं होती। ओके। पुरातन काल में भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ, ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब क्या होता था भाई, बांधना, गूंथना, नियमित रूप से जोड़ना, क्रम अनुसार रखना। तो ये सब किसके नाम बन गए भाई, ये पाठ्य पुस्तक यहीं से निकला है। ठीक है। पहली बार पुस्तक सुकरात के समय में प्रयोग की गई थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। पहली बार जो पुस्तक है उसका प्रयोग कब किया गया था, सुकरात के समय पे किया गया था। वर्तमान में क्या कहते हैं, बुक कहते हैं, जो कहां से आया है, जर्मन भाषा के बीक शब्द से आया है। बीक शब्द का मतलब क्या होता है, वृक्ष। और फ्रांसीसी भाषा में भी बीक का मतलब क्या होता है, वृक्ष की छाल। और भाई पाठ्य पुस्तक में क्या लगते हैं भाई, पेज लगते हैं, कागज लगता है। और कागज कहाँ से आता है, वृक्ष की छाल से बनता है ना। तो यहाँ पे जो बीक है, बीक का मतलब क्या होता है, वृक्ष, और वृक्ष की छाल से क्या बनते हैं, कागज। तो भाई जो उसका जो इंग्लिश जो रूप है पाठ्य पुस्तक का, उसको क्या नाम दिया गया है, बुक नाम दिया गया है। ओके, क्लियर है ये सारे पॉइंट यहाँ तक। क्रोनबेक के अनुसार पाठ्य पुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है। यह पाठ्य पुस्तक का संकलित रूप है जिसमें कई अध्याय होते हैं जिनका अध्ययन क्रम अनुसार किया जाता है। कि जो अपरिपक्व छात्र हैं उनके लिए बनाई गई है पाठ्य पुस्तक, जो हमारे क्रोनबेक है ये कहते हैं ये बात। ठीक है। परवर्ती अध्यापकों के अध्ययन से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती थी कि छात्र पूर्ववर्ती अध्यापकों से परिचित है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, कार्टर गुड है। कार्टर गुड क्या कहते हैं भाई, एक सुनिश्चितता के लिए पाठ्यचर्या के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में एक सुनिश्चित शिक्षण के स्तर का प्रयोग करने के लिए एक सुनिश्चित विषय पर सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक। ये अलग अलग पाठ्य पुस्तक की डेफिनेशन दी है, इनको आप लोग नोट से रिवाइज कर लीजिएगा। अब भाई पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या होते हैं, देखो जो पाठ्य पुस्तक बनाई गई है उसके जो उद्देश्य है वो क्या होते हैं। पहला जो उसका उद्देश्य होता है भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना, भाषा के जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं उनको पूरा करना। अब देखो भाई उसके सांस्कृतिक लक्ष्य क्या होंगे, अब उसके अंदर जो व्याकरण है वो शुद्ध डाली गई हो, शब्दकोश का सही अच्छे से प्रयोग किया गया हो, गद्य पद्य हर प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए गए हो। ये पाठ्य पुस्तक के क्या होते हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं। इनको पूरा करती हो जो पाठ्य पुस्तक हो वो बालकों के ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, बालकों के ज्ञान में अर्जन करने वाले हो, ज्ञान की सीमा को क्या करे भाई, विस्तृत करे, उनको ज्ञान को बढ़ाए। पूर्व पाठ्य पुस्तक के ये उद्देश्य होते हैं। स्वाध्याय के लिए बच्चों को क्या करे, प्रेरित करे कि बच्चे उससे खुद से भी शिक्षण कर सके। बच्चों को इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, खुद भी उनको पढ़ करके समझ आ जाए। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मेरे नोट्स की, अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ने से चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वो इस प्रकार से लिखी है मैंने कि आपको बिल्कुल उनको पढ़ते हो एक बार क्लास लेने के बाद तो आपको आपकी उनके अंदर क्या बनती है, रुचि बनती है। तो इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक क्या कैसी होनी चाहिए, स्वाध्याय के प्रति आप लोगों की रुचि उत्पन्न करती हो। शब्द व सुक्ति भंडार में वृद्धि, इससे क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा हम क्या सीखेंगे, शब्द सीखेंगे, हमारे शब्द में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य होने चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के गुण की। जो पाठ्य पुस्तक के गुण है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। जो बाह्य गुण है वो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक बार उनको भी देखेंगे। जो अभ्यांतर गुण है वो भाई उसमें क्या क्या होना चाहिए, अभ्यांतर यानी पुस्तक के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित, जिस सब्जेक्ट की बनाई गई है, जिस टॉपिक के बारे में बनाई गई है उससे क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। शैलीगत विविधता, उस वहां पे उसकी शैलीगत का पूरी शैली का ध्यान रखा गया हो। ठीक है, पूरे व्याकरणिक लक्ष्यों को प्राप्ति करती हो। वहां उसमें उसके अंदर क्या हो भाई, मौलिकता हो बुक के अंदर। भाषा स्तर के अनुकूल, जिस भी मान लो एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की आप बुक देख लो और एक 6th क्लास के बच्चे की बुक देखो तो उनमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। तो भाषा उसी आधार पे उनके लिए यूज की गई हो जिस स्तर का बच्चा हो। सोदेश्य पूर्ण, जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करती हो। जीवन से संबंधित, बुक के अंदर ऐसी कहानियों के माध्यम से सिखाया जा रहा हो, ऐसी एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जा रहा हो जो दैनिक जो हमारी गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड हो। ओके, ये सब क्या होने चाहिए, पाठ्य पुस्तक के गुण होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक के जो बाह्य गुण है उसके अंदर हमारा क्या आ जाता है
है भाई, एक तो क्या आ जाता है, पुस्तक का जो मूल्य है, पुस्तक का जो प्राइस है वो कितना है, पुस्तक की जो जिल्द है वो किस प्रकार की है, उसके बाहर अच्छे से चित्र बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं, कागज है वो किस प्रकार का लगाया गया है, जो मुद्रण है, जो छपाई है, जो टाइपिंग है वो किस प्रकार की हुई है, उसका नाम क्या है, आकार क्या है, डिजाइन क्या है, ये क्या है, बाह्य गुण है पुस्तक की। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए भाई, एक अधम पाठक के लक्षण और एक श्रेष्ठ पाठक के लक्षण। अधम पाठक मतलब जो अच्छा ना करता हो, विषय वस्तु को क्या करेगा भाई, वो अत्यंत तीव्रता के साथ पढ़ता है, शब्दों को या फिर धीरे, या तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेगा या फिर बहुत स्पीड से पढ़ेगा, या फिर जैसा दिया गया है वैसा ही बगैर सोचे समझे उसको पढ़ता चला जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकालेगा, बगैर अर्थ के ही उसको पढ़ लेगा। जो गद्य भाग है उसमें भी उसके क्या मिला देगा, लय मिला देगा, और जो पद्य भाग है उसमें लय नहीं मिलाएगा, पढ़ते समय सिर को हिलाएगा। ये सब क्या होते हैं, अधम पाठक के लक्षण होते हैं। एक नीच पाठक के लक्षण होते हैं, जिसको यानी पढ़ने में अच्छे से नहीं आता, उसके लक्षण होते हैं ये। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्रेष्ठ पाठक के लक्षण। श्रेष्ठ पाठक के लक्षण क्या होंगे भाई, माधुर्य, वो पढ़ रहा होगा उसके अंदर क्या होगी, माधुर्य होगी, मधुरता होगी, उचित लय होगी, अगर पद्य है तो पद्य को पद्य के हिसाब से पढ़ेगा, गद्य है तो गद्य को गद्य के हिसाब से पढ़ेगा, शुद्ध स्वरों का उच्चारण करेगा, धैर्य के साथ पढ़ेगा, ना तो ज्यादा स्पीड बनाएगा ना ही बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेगा, पदों का उचित विभाजन करेगा, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करेगा। तो ये क्या होते हैं, श्रेष्ठ पाठक के लक्षण होते हैं। क्लियर, तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ जाता है भाई, शिक्षण उपागम। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, शिक्षण विधियां देखेंगे, शिक्षण सूत्र देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत देखेंगे। ओके, भाषा के जो सिद्धांत है वो तो मैं आपको पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको शिक्षण सूत्र बताऊंगी, शिक्षण विधियां बताऊंगी। अब शिक्षण विधियां वाला जो चैप्टर है वो तो आपका काफी लेंथी रहने वाला है, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले की 2 वीडियो देखी है और ये वीडियो अगर आप लोग कर लेते हो, तो आप जो 15 नंबर की आपकी जो हिंदी पेडागोजी आपके एस्टेट के एग्जाम में आने वाली है, उस 15 में से, और साथ में एक जो कंप्लीट मैंने डाल रखी है, कंप्लीट हिंदी ग्रामर, 1-1.5 घंटे के आसपास की वीडियो है, आप लोग सर्च करना कंप्लीट हिंदी ग्रामर बाय स्टडी जर्नी। अगर आप लोग ये 3 वीडियो कर लेते हो, 2 वीडियो जो पहले चैनल पर डली हुई है वो, उसके बाद आप लोगों को ये 1 वीडियो करनी है जो आज आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट हिंदी ग्रामर है वो कर लेनी है। ये 4-5 वीडियो अगर आप लोग कर लेते हो तो आप 15 में से 15 भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ला सकते हो। बस जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, साथ में आप लोगों को थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलती हूँ। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो एचटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो सभी टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के रहा करेगा एचटेट के एग्जाम के बाद। तो अगर आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण उपागम। देखो, शिक्षण उपागम क्या होता है भाई, शिक्षण कार्य करते समय जब अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वे विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लाता है, और इन उपायों को क्या कहते हैं, शिक्षण उपागम कहते हैं। शिक्षण उपागम क्या होते हैं भाई, शिक्षण जब अपना शिक्षण कार्य कर रहा होता है, बच्चों को जब सिखा रहा होता है, लर्निंग करवा रहा होता है अपनी, तो उस टाइम पे क्या करता है, वो अनेक नए नए तरीकों का प्रयोग करता है, और वो जो तरीके, जो उपाय वो काम में लाता है, उनको क्या कहा जाता है, शिक्षण उपागम कहा जाता है। शिक्षण उपागम मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, शिक्षण विधियां, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सूत्र, और नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सिद्धांत। एक तो क्या करेगा, वो शिक्षण विधि देखेगा भाई, किस प्रकार की विधि लगाए जिससे बच्चों को और इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाया जा सके। एक शिक्षण सूत्र देखेगा भाई, कौन सा सूत्र लगाए वो। एक उसका शिक्षण सिद्धांत होगा कि भाई कौन सा सिद्धांत का वो प्रयोग करे। शिक्षण सिद्धांत वाला टॉपिक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र आपको बताने वाली हूँ। शिक्षण विधि को क्या माना गया है, एक साधन माना गया है। शिक्षण विधि को क्या माना गया है भाई, एक साधन माना गया है। जबकि शिक्षण सूत्र को क्या माना गया है, मार्गदर्शक माना गया है। क्या माना गया है, मार्गदर्शन। और शिक्षण सिद्धांत को एक चलने का तरीका माना गया है। शिक्षण विधि क्या है, एक साधन है। शिक्षण विधि क्या है, एक साधन है। शिक्षण सूत्र क्या है, एक मार्गदर्शक है। तो देखिए, शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण विधि की डेफिनेशन, वह साधन रूपी कार्य
जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संग्रहित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक प्रेषित करता है तथा यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करते हैं। शिक्षण विधि क्या होता है कि भाई जो टीचर है वो क्या करता है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनपुट देने के लिए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा विवेकपूर्ण तरीके से चीजों को समझ पाए, जिन विषय वस्तु को क्या करता है, संगठित करते हुए जिस तरीके का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं, जिस साधन का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं भाई, शिक्षण विधि कहते हैं। ओके, जॉन डीवी ने शिक्षण विधि की क्या डेफिनेशन दी है भाई, देखिए, पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके किधर चलते हैं भाई, निष्कर्षों की तरफ चलते हैं, जो हमारा उद्देश्य था उसकी तरफ चलते हैं, वो क्या होती है, शिक्षण विधि होती है। बाइनिंग क्या कहते हैं, बाइनिंग हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो कहते हैं शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य है। कैसा कार्य है भाई, गतिशील कार्य है। ओके, डॉक्टर सरेज सक्सेना क्या कहती है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित कर उद्देश्य की प्राप्ति करता है। एसके कोचर क्या डेफिनेशन देते हैं, शिक्षण विधि का ज्ञान उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को क्या करे भाई, सहयोग करे। एसके कोचर के अनुसार विधि जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जरूरी होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी जरूरी होता है कि उसको भी सारे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ताकि जो बच्चे हैं वो अगर पहले वाले मेथड से अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे वाले मेथड से, दूसरी वाली जो पद्धति है उसको यूज करके बच्चे क्या कर पाए, समझ पाए। जिस प्रकार से एक जो सैनिक होता है उसको पता होता है कि उसको गन किस प्रकार से चलानी है, उसको तलवार किस प्रकार से चलानी है, जिस प्रकार से उसको सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, तो एक टीचर को भी सभी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है अगर उसको अपना जो शिक्षण है उसको प्रभावशाली बनाना है तो। ओके, ये तो बात हो गई शिक्षण विधि की। अब बात करते हैं शिक्षण सूत्र की। जो मेन शिक्षण विधियां हैं वो मैं आपको पढ़ाती हुई भी चलूंगी। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, देखिए अब देखो भाई, प्राचीन काल से लेकर अब तक शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य, उस परिस्थिति एवं समस्या में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, उनका वर्तमान समय में उपयोग शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण सूत्र का कोई व्यक्तिगत जनक नहीं है। कोमेनियस, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, जॉन डीवी, थोर्नडाइक, किलपैट्रिक, जो भी महान हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन सभी ने मिलकर के जो सूत्र दिए हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, शिक्षण सूत्र कहा जाता है। तो हमारे प्रमुख शिक्षण सूत्र जो हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए, सरल से कठिन की ओर। जो पहला हमारा शिक्षण सूत्र क्या कह रहा है भाई, पहले बच्चे को क्या करवाओ, सरल करवाओ, सरल से किधर की तरफ लेके चलो, कठिन की ओर लेके चलो। ओके, ये क्या किसकी तरह काम करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, शिक्षण सूत्र किसकी तरह काम करते हैं, मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, मार्गदर्शक की काम करते हैं। पहले सरल चीज सिखाओ, उसके बाद कठिन चीज की तरफ लेके चलो। पूर्ण से अंश की ओर, एक बार बच्चे को पूरा बता दिया फिर उसके टुकड़े करके पढ़ाओ। पहले एक बार उसका होल बता दिया, उसके बाद उसके टुकड़े कर करके, टुकड़ों में पार्ट करके बच्चे को पढ़ाओ। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर इसको क्या बोला जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज दिखाई दे रही है पहले उसको दिखा करके पढ़ाओ। ठीक है, पहले बच्चे को हमने क्या दिखा दिया भाई, एप्पल दिखा दिया, बच्चे ये क्या होता है, एप्पल होता है। ठीक है, फिर उसकी स्पेलिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्रत्यक्ष से किधर चल रही हैं, अप्रत्यक्ष की ओर। समीप से दूरी की ओर चलो, तो ये भी किसका सूत्र है, शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त वाला मैंने आपको बता दिया। उदाहरण से नियम की तरफ, पहले बच्चे को क्या दिए जाएं, उदाहरण दिए जाएं। जिस प्रकार से बच्चे को उदाहरण दे दिए भाई, गाय, रीना, ताजमहल, ये क्या दे दिया हमने, उदाहरण दे दी। फिर इनमें से कहा भाई जो ताजमहल है, रीना है, ये कैसी संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कैसी हैं, व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती क्या हैं भाई, जो किसी पर्टिकुलर के बारे में बताती है, किसी विशेष के बारे में बताती है, वो हमारी कौन सी होती है, किसी विशेष का नाम जो होता है वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो उदाहरण से किधर चल रहे हैं, नियम की ओर, यानी आगमन विधि इसको बोला जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोविज्ञान से किधर चलो भाई, तर्क की ओर चलो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो ज्ञात है उसके बारे में बताओ और फिर उसको किधर लेके चलो, अज्ञात की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशिष्ट उसके बाद सामान्य की ओर। ये हमारी कौन सी विधि है, आगमन विधि ही है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले उसका क्या कर दो भाई, विश्लेषण कर दो, फिर उसको क्या कर दो भाई, पहले उसके टुकड़े कर दो, फिर उसको संश्लेषण कर दो, उसको जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। आपसे इसी प्रकार से दे देगा भाई, सरल से
कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, फिर आपको दे देगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अभी भाषा शिक्षण की विधियां। नेक्स्ट क्या आ गई? भाषा शिक्षण की विधियां। तो अब देखो, इनको फटाफट से समझते हुए चलिएगा। बाकी जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, नोट्स से आराम से डिटेल में पढ़ लेंगे वो। ठीक है, तो देखो भाई, अनुकरण विधि क्या होती है? नाम से ही क्लियर है भाई। अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है भाई? उसकी क्या करना? नकल करना। ठीक है, क्या करना? नकल करना। एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए बालक भाषा सीखता है तो वो क्या कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। विधियों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। अब लेखन अनुकरण में क्या होता है भाई? टीचर क्या कर देगा? लेखन अनुकरण भी 2 प्रकार का होता है, एक रूपरेखा लेखन और एक स्वतंत्र लेखन। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन। रूपरेखा लेखन में क्या कर दिया? शिक्षक बालक को एक रूपरेखा बनाकर देता है, तथा उस रूपरेखा के आधार पर बालक नया वास्तविक वर्ण या शब्द लिखता है कि इस प्रकार से पहले बच्चे को हम ऐसे करके सिखाते हैं ना भाई, इसके ऊपर से फेरो। ठीक है, और फिर बालक क्या बनाने लगता है? शब्द बनाने लगता है। तो ये क्या हो गया? हमारा रूपरेखा लेखन हो गया, लेखन अनुकरण का रूपरेखा लेखन। ठीक है। स्वतंत्र लेखन में क्या होगा कि वो बच्चे को इस प्रकार से लिख के दे दिया, क ख ग घ। अब बच्चा इनकी नकल करते हुए नीचे लिखने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, या पुस्तक का कोई पेज दे दिया उससे नकल कर रहा है, या श्यामपट पर लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, उसकी नकल कर रहा है। तो वो क्या हो गया? स्वतंत्र लेखन, लेखन अनुकरण के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण, जब एक बालक को लिखना आ जाता है, जब उसको लिखना आ गया तो उसको क्या सिखाया जाता है भाई? उच्चारण करना सिखाया जाता है, डिक्टेशन सिखाई जाती है। तो टीचर क्या करता है? पहले बोलता है और बच्चा उसको क्या करता जाता है? लिखता जाता है। वो हमारा क्या हो गया? उच्चारण अनुकरण। फिर आता है रचना अनुकरण। जब शिक्षक एक बालक को किसी प्रकार की कोई रचना करके बता देता है और बालक उसके आधार पर दूसरी रचना कर लेता है। जैसे कि भाई हमने क्या लिखवा दिया बच्चे को? दीपावली का प्रस्ताव। दीपावली छोड़ो, हमने बच्चे को क्या लिखवा दिया भाई? गाय का प्रस्ताव लिखवा दिया। ठीक है, गाय के प्रस्ताव के बाद हमने बच्चे को क्या बोला? भाई हाथी के ऊपर क्या लिखो? प्रस्ताव लिखो। तो बच्चा इसमें लिख पाएगा, उसको पता है कि भाई उसने गाय के बारे में क्या क्या चीजें लिखी थी, तो वही चीजें किसके बारे में लिखनी है? हाथी के बारे में। इसी प्रकार से दीपावली का प्रस्ताव लिखवा दिया तो उससे बोला जाएगा भाई अब इसके आधार पर क्या लिखो? तुम होली का प्रस्ताव लिखो। तो बच्चा उसी आधार पर उसी खाके में फिट करते हुए क्या कर पाएगा? रचना कर पाएगा। वो क्या कहलाता है? रचना अनुकरण। इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। बालक उसी आधार पर चलता है जैसा कि उसको टीचर गाइड करता है, बच्चा अपने विचार उसके अंदर नहीं ला पाता। नेक्स्ट जो विधि है भाई, मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट विधि क्या है? मोंटेसरी विधि। यह एक प्रकार की कैसी विधि थी भाई? खेल विधि थी। किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। इसके अंदर क्या होते थे भाई? खोखले, इस प्रकार के खोखले आवरण दे दिए जाते थे और बच्चे इनमें क्या करते थे भाई? इसके अंदर इस प्रकार से एक्टिविटी करते हुए इन खोखले जो वर्ण थे इनको भर करके इस प्रकार से क्या करते थे? लिखना सीखते थे। तो वो हमारी क्या थी? मोंटेसरी विधि थी। तो भाई सभी के 2 पहलू होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो मोंटेसरी विधि कैसी विधि है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, बच्चे के आधार पर केंद्रित है, बच्चा खुद करके सीख रहा है, शारीरिक एवं मानसिक विकास हो रहा है, बालक स्वयं करके सीखता है, चिंतन का विकास होता है, सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। लेकिन ये कैसी है भाई? अत्यधिक कैसी है? खर्चीली है, और बच्चे को जल्दी क्या हो जाएगी? थकान भी हो जाएगी। साथ में जब उसको इस प्रकार के जो खोखले वर्ण दे रखे हैं तो छोटे बच्चों में दुर्घटना का भी भय होता है। और सिर्फ जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, जो शुरुआत में जो बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए तो उपयोगी है, बाद में फिर ये काम में नहीं आने वाली है, और सामान्य विद्यालयों में इसका उपयोग संभव नहीं हो पाता है। तो भाई ये हो गई मारिया मोंटेसरी विधि आपकी। ठीक है, यहाँ पर बताना चाहूंगी अगर आप लोग पेड नोट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। नेक्स्ट हमारी आती है खेल विधि। नेक्स्ट क्या आती है भाई? खेल विधि। खेल विधि जो मारिया मोंटेसरी थी वो भी हमारी क्या थी? एक प्रकार की खेल विधि ही थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कोल्डवेल कुक, जो हेनरी कोल्डवेल कुक है, उन्होंने क्या दी थी भाई? खेल विधि दी थी सबसे पहले। हेनरी कोल्डवेल कुक का क्या मानना था कि भाई जो खेल है वही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बच्चा क्या करता है? पूरे मनोयोग से करता है। तो बच्चे को किसमें सिखाओ भाई? खेल खेल में सिखाओ। तो आज के टाइम पे जो प्रचलित जो खेल विधियां हैं, किंडरगार्टन विधि, साहचर्य विधि और डाल्टन विधि। किंडरगार्टन विधि है फ्रोबेल ने दी है, साहचर्य विधि है मारिया मोंटेसरी ने दी है, डाल्टन विधि है वो पार्कहर्स्ट ने दी है, कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने दी है। ओके, साहचर्य विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि में बालकों को शब्द ज्ञान करवाया जाता है,
उसमें क्या, इसके अंदर क्या होता है कि भाई शब्द ज्ञान के अंदर बालकों को मतलब पर्ची बना दी, ठीक है। अब आम का जो चित्र था उसके ऊपर आम की पर्ची लगा दी, केला का जो चित्र था उसके ऊपर केला की पर्ची लगा दी, और फिर उसको क्या कर देता है भाई, उनको हटा देता है पर्चियों को, और फिर बच्चे से क्या करता है, लगवाता है। तो ये इसमें बच्चा क्या करता है, खेल खेल में सीख जाता है। ये हमारी कौन सी होती है, शास्त्रीय विधि होती है। ओके, नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी भाई, फ्रोबेल ने दी थी। फ्रोबेल का क्या मानना था, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वॉइस थोड़ी कम लग रही है तो आप प्लीज थोड़ा सा वॉइस को क्या कर लीजिए, अप कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए मैंने रात को शूट की है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फैमिली मेंबर सब सोए हुए हैं, तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी वॉइस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपने कारण किसी और को क्या नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ओके, तो आप लोगों को अगर वॉइस कम लगती है और थोड़ा सा मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, और काफी लंबे टाइम से मैं क्लास ले रही हूँ, लगभग हम लोगों को 1 घंटे के आसपास हो चुका है। अभी मैं चेक करती हूँ, जो 1 घंटा 8 मिनट की जो क्लास है वो हो चुकी है। तो गला वैसे ही सूख रहा है। तो अगर आप लोगों को वॉइस कम लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को ज्यादा कर सकते हैं। आपके फोन में इस प्रकार की फैसिलिटी होती है। ओके, तो भाई फ्रोबेल क्या कहते थे, उनका कहना था कि भाई इस प्रकार से एक जो माली होता है वो अपने बगीचे के जो जितने पौधे होते हैं उनको सींचता है, उसी प्रकार से एक टीचर के लिए क्या होने चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए। इसी प्रकार उनका क्या देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और उनको इस प्रकार का वातावरण देना चाहिए। बिल उनको जो हर चीज है वो किस प्रकार सिखानी चाहिए, खेल खेल में स्वतंत्र रूप से सिखाई जानी चाहिए। जो डाल्टन विधि है वो किसने दी थी भाई, कुमारी हेलेना पार्कस ने दी थी। अमेरिका के डाल्टन शहर में विकसित की हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, डाल्टन विधि पड़ा था। सबसे पहले पाश्चात्य देशों में चलन हुआ था इसका। यह एक विद्यालय प्रणाली, बालकों के लिए कोई विशेष टाइम टेबल नहीं होता, इसके अंदर क्या नहीं होता भाई, कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया जाता। बच्चे की जब इच्छा करेगी, उसकी स्वयं की इच्छा के आधार पर बच्चा पढ़ता है। तो इसके क्या हुए भाई गुण, तो ये हुए भाई मनोवैज्ञानिक विधि है। जो खेल विधियां है ना वो सभी क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, बच्चों के ऊपर केंद्रित है। जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्थायी ज्ञान होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। बच्चे की जिसमें रुचि होगी उसको ज्यादा वो अपने तवज्जो देगा, जिसमें कम रुचि होगी उसको कम तवज्जो देगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है, बस समय भी अधिक खर्च हो रहा है, धन भी अधिक खर्च हो रहा है। बालक में भाषा के जो लेखन का जो कौशल का जो विकास है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो भाई अपने बच्चा अपनी मनमर्जी से सीख रहा है तो पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं हो पाता। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है पर्यवेक्षित विधि। नेक्स्ट क्या आ जाती है भाई, पर्यवेक्षित विधि। पर्यवेक्षित विधि है वो अमेरिकी विद्वान जॉन डेजी मार्वल ने दी है। किसने दी है भाई, जॉन डेजी मार्वल ने अवलोकन एवं निरीक्षण विधि को सम्मिलित करके दी है। किसको भाई, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन जो आपका होता है, अवलोकन एवं निरीक्षण विधि को सम्मिलित करके दी है। इस विधि का निर्माण किया गया जिसमें सभी बालकों को स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करने का अवसर दिया जाता है, और शिक्षक उनका क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। शिक्षक क्या करेगा भाई, पर्यवेक्षण करेगा, बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, उनका ऑब्जर्व करता है, उनका इंस्पेक्शन करता है। तो वो होती है हमारी पर्यवेक्षित विधि। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आती है भाई पर्यवेक्षित विधि के क्या होंगे भाई, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चों को क्या छोड़ रखा है, स्वतंत्र रूप से छोड़ रखा है। टीचर उनका सिर्फ क्या है, एक फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। बच्चे में जो स्वाध्याय के खुद करके सीखने के गुण हैं वो विकसित हो रहे हैं, अनुशासन की भावना खुद पैदा हो रही है, ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, समय अधिक खर्च होता है। शिक्षक क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीएक्टिवेट महसूस करता है अपने आप को, शिक्षक का कोई रोल रह नहीं जाता, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। प्रतिभाशाली जो बालक है उनमें क्या आ जाती है, नीरसता आ जाती है, और छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। अगर छोटी कक्षाओं के बच्चों को आप इस प्रकार से स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो अपने अध्ययन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई श्रुति लेखन विधि। श्रुति लेखन विधि में क्या होता है, भाषा का शिक्षक जब बालक को शुद्ध लेखन सिखाने का प्रयास करता है तो श्रुति लेखन विधि को अपनाता है। उसके लिए विशेष रूप से कुछ पाठ के अंश या फिर 20 कठिन शब्दों का चुनाव करता है। सभी बालकों को एक साथ बैठाकर स्वयं उच्चारण करता है, सभी बालक ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखने का प्रयास करते हैं, तथा अंत में शिक्षक क्या करता है भाई, सभी की पुस्तिका को क्या करता है भाई, चेक करता है। यानी आपसे डिक्टेशन वाला मेथड है वो आ गया, ठीक है। और जो अशुद्ध शब्द पाए गए हैं उनको 10-10 बार लिखने के लिए कहते हैं। ऐसा हमारे टाइम पे होता था, अब ऐसा नहीं होता है। तो ये भी क्या है भाई, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बालकों में शुद्ध लेखन का विकास हो रहा है, लेकिन समय अधिक खर्च होता है, कई बार शिक्षक योग्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि है वो किसने दी है, माइकल सेमर ने दी है। किसने दी है, माइकल सेमर ने दी है। सेमर के अनुसार यदि बालकों में एक समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं तो बालक उनके आधार पर नए शब्द बना लेते हैं। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में लिख के देते हैं बच्चों को कैट रैट, तो बच्चे क्या करते हैं उससे मैट और नेट, इस प्रकार के जो शब्द हैं
वो बना लेते हैं बच्चे, ठीक है। चल बल फल, तो इस प्रकार के शब्द बच्चों को लिख करके दे दो, उसी प्रकार के शब्द बनवाओ, वो आपकी क्या है, ध्वन्यात्मक विधि है। ओके। भक्तिकालीन कवियों की रचनाओं में इस प्रकार का देखने को मिलता है। सैनिक विधि, सैनिक विधि क्या है भाई, दूसरे विश्व युद्ध के समय इस विधि को सबसे पहले अमेरिका के सैनिकों को भाषा सिखाने के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सैनिक विधि कहा जाता है। इसके लिए उस समय अमेरिका की सेना ने प्रमुख शिक्षाविद पोज, सपीर, ब्लूमफील्ड आदि के सहयोग से ASTP आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था। 15-20 लोगों के कई समूह बनाकर उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया था। जब क्या हो रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस विधि में मौखिक रूप से शिक्षक उच्चारण करता है या फिर टैप रिकॉर्ड के माध्यम से रिकॉर्ड करके बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है, सैनिक विधि होती है। वाचन विधि, वाचन से अभिप्राय है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। वाचन से क्या अभिप्राय होता है भाई, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, उसका क्या करना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। जब एक शिक्षक बालकों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़वाता है तो यह क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। ओके। इसके गुण क्या है भाई, मनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थ ग्रहण करने में सहयोग, ध्यान केंद्रित रहता है, समय का सदुपयोग होता है। दोष क्या क्या है, समय अत्यधिक खर्च होता है, कमजोर या छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाता है क्योंकि सभी बालक क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट विधि आ जाती है आगमन निगमन विधि। क्या आ जाती है भाई, आगमन निगमन विधि। तो भाई आगमन विधि में मैंने आपको बता दिया पहले भी कि उसमें क्या होता है कि पहले बच्चों को क्या दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाया जाता है, पूर्ण से अंश की ओर लेकर के जाता है। ये इन शिक्षण सूत्रों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चे को क्या दिए जाते हैं, उदाहरण, और उदाहरण से किधर चलते हैं भाई, नियम की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण तो बच्चे को क्या होते हैं, अपने चारों तरफ के माहौल से क्या होते हैं भाई, ज्ञात, और ज्ञात से किधर चल रहे हैं, अज्ञात की तरफ। ज्ञात से किधर चल रहे हैं, अज्ञात की तरफ। पूर्ण से किधर चल रहे हैं, अंश की तरफ। पूर्ण से किधर चल रहे हैं, अंश की तरफ। ये जो शिक्षण सूत्र है ये आपको ध्यान रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। मूर्त से अमूर्त की तरफ, जो चीज आपको दिखाई दे रही थी, जो आपको उदाहरण आपको दिखाई दे रहा था और नियम आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसकी तरफ चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। विशिष्ट जो है, जो आपके एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, विशिष्ट है। विशिष्टता से कहाँ चलते हैं, सामान्य की तरफ चलते हैं। विश्लेषण से किधर चलते हैं, संश्लेषण की तरफ चलते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले क्या क्या दिए जाते हैं भाई, नियम, उसके बाद किधर चलते हैं, उदाहरण की तरफ। तो जो शिक्षण सूत्र थे वो भी क्या हो जाएंगे, सारे अपोजिट हो जाएंगे भाई। नियम हमें क्या होता है, अज्ञात, और अज्ञात से किधर चल रहे हैं भाई, ज्ञात की ओर। अमूर्त से किधर चल रहे हैं, नियम हमें दिखाई थोड़े ना देते हैं, उधर से कच्चे चल रहे हैं, मूर्त की तरफ। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, अंश से पूर्ण, संश्लेषण से विश्लेषण, ये सारे किसमें हो जाएंगे, निगमन विधि के सूत्र हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आती है रसास्वादन विधि। नेक्स्ट क्या आती है भाई, रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि है, उसको कब यूज किया जाता है, पद्य पाठ के समय। कब यूज किया जाता है भाई, पद्य पाठ, जब कविता पढ़ानी हो तब यूज किया जाता है रसास्वादन विधि को। कविता पाठ पढ़ाते समय रसास्वादन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक शिक्षक पहले पाठ का अर्थ, उसके भावों को स्पष्ट करता है। पहले उसका अर्थ बताता है, फिर उसके भाव बताता है, तथा अंत में कविता को राग से गाने लगता है, तथा सभी बालक भी अनुकरण करने के कारण कक्षा का वातावरण कैसा हो जाता है भाई, कवितामय हो जाता है, और वास्तविक रस की अनुभूति होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है, रसास्वादन। इसमें पहले शिक्षक क्या करता है भाई, उसका अर्थ बताता है, भावार्थ बताता है, फिर उसको क्या करता है, लय में गाता है, पूरी क्लास भी टीचर के साथ गाने लगती है। तो वो विधि हमारी क्या कहलाती है, रसास्वादन विधि कहलाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पद्य में किया जाता है, जो कविता वगैरह है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, इस विधि का उपयोग सबसे बाद में पाठ पढ़ाते समय होने के कारण इसको क्या कहा गया है, उपसंहार विधि भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भाई व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के जनक जो है श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। इसके जो जनक है वो कौन है भाई, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, इसलिए इसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने पहली बार इस विधि का उपयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है। सबसे पहले उसका क्या जाएगा भाई, ट्रांसलेशन किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा। उसके बाद व्याकरणीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए फिर उसको स्पष्ट करने का क्या करेगा भाई, प्रयास करेगा। तो वो होती है हमारी व्याकरण अनुवाद विधि। पहले क्या करता है टीचर, उसको मातृभाषा में क्या करता है भाई, उसका अनुवाद करता है, फिर व्याकरण का ध्यान रखते हुए उसको आगे स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो वो होती है व्याकरण अनुवाद विधि। हर्बर्टीय विधि। हर्बर्टीय विधि किसने दी है भाई, हर्बर्ट ने दी है। वर्तमान में पाठ्य योजना बनाने के लिए विशेष रूप से काम में ली जाती है। इसमें कुल 5 पद है। हर्बर्ट में जो पंचपदीय जो योजना दी है उसके कितने पद है भाई, 5। सबसे पहले प्रस्तावना,
प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। सबसे पहले क्या आएगी भाई, प्रस्तावना आएगी, लेसन प्लान बनाते इसमें। फिर उसका क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। फिर उसकी क्या होगी भाई, तुलना होगी। फिर उसका क्या होगा, सामान्यीकरण होगा। फिर उसका क्या होगा, प्रयोग होगा। ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। ओके, हर्बर्ट की पंचपदी का उपयोग शिक्षण कार्य को रोचक एवं नियंत्रित बनाता है। ओके, नेक्स्ट आता है भाई अभिकर्मित अनुदेशन विधि। जब विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर विद्यार्थी के पास प्रेषित किया जाता है तो वह सब अनुदेशन से सीखने का प्रयास करता है। इसे ही क्या कहते हैं, अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं भाई, अभिकर्मित अनुदेशन। जब विषय वस्तु के छोटे छोटे भाग बांट दिए जाए और विद्यार्थियों के पास उसको प्रेषित किया जाए, स्वयं अनुदेशन से सीखने का विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका जो विचार है वो किसने दिया था भाई, सुकरात ने दिया था। ठीक है, उसके बाद थोंडाइक ने भी ऐसा ही विचार दिया। ये आपके लिए कोई इतनी जरूरी है नहीं। वैसे वर्तमान समय में पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होते हैं वह इस विधि का विशेष रूप से प्रयोग होता है। अभिकर्मित अनुदेशन के साथ दूरस्थ शिक्षा में क्रांति आई है। अभिकर्मित जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके अंदर अभिकर्मित जो अनुदेशन विधि है वो क्या है भाई, यूजफुल है। जो प्रचलित अभिकर्मित अनुदेशन है, अभिकर्मित अनुदेशन का जन्म क्रिया प्रसूत सिद्धांत किससे हुआ है भाई, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं उससे हुआ है। ओके, सर्वप्रथम इस प्रकार आधुनिक अनुदेशन बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित और गणितीय और कंप्यूटर। जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है इनके नाम याद रख लीजिए। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि किसने दी, बीएफ स्किनर प्लस हॉलैंड ने। ओके, शाखीय अभिकर्मित नॉर्मन क्राउडर, गणितीय गिलबर्ट, गैसे गणित गैसे गिलबर्ट, कंप्यूटर लोरेंस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ओके, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो विधि थी वो क्या थी भाई, इस विधि में विद्यार्थी के पास विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में प्रेषित किया जाता है तथा उसको विद्यार्थी स्वयं अनुदेशन से सीखता है। विद्यार्थी कैसे सीखता है भाई, उसको स्वयं अनुदेशन से सीखता है। यहाँ क्रमशः विषय वस्तु जाने से एक रेखा जैसी आकृति का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेखीय अनुदेशन विधि कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से पहले फ्रेम 1 फिर फ्रेम 2, तो ये क्या बन रही है, एक रेखा बन रही है। शाखा बनेगी, उसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार से शाखाएं बनाई जाएंगी। ये फ्रेम 1, इसके 3 पार्ट, फिर उसके आगे 3 पार्ट, फिर उसके आगे 3 पार्ट, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो ये शाखा बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यतिरेखी विधि। नेक्स्ट कौन कौन सी रह गई हमारी, अभी तो भाई काफी रह रही है। नेक्स्ट क्या आता है भाई, व्यतिरेखी विधि। जब बालक को एक भाषा का ज्ञान पहले से होता है तो उसे अन्य भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। दोनों भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन करवाते हुए हम सिखाते हैं। जैसे कि भाई हिंदी के अंदर हमें सिखाना हो, भाई संज्ञा होती है, संस्कृत में भी संज्ञा होती है, वचन होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं, जबकि जो हमारे संस्कृत है उसमें जो लिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके सिखाया जाता है, वो होती है हमारी व्यतिरेखी विधि। ठीक है, नेक्स्ट आती है पेस्टोलॉजी विधि। नेक्स्ट कौन सी आती है, पेस्टोलॉजी विधि। 18वीं सदी के इस विद्वान ने जो विचार दिया उसके अनुसार छोटी कक्षाओं के बालकों को जब वर्णमाला लिखवाते हैं वे नहीं लिख पाते हैं, परंतु उनमें आड़ी तिरछी लाइनें बनाने या गोले बनाने का स्वभाव पाया जाता है, और यदि उनके इसी स्वभाव के आधार पर उनसे वर्ण आदि लिखवाए जाते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। अब बच्चों को इस प्रकार की जो पहले इस प्रकार के देते हैं, लाइनें खींचने देते हैं, फिर इस प्रकार की लाइनें खींचने देंगे, तो ये लाइनें बनवा करके जब उनको फिर गोले बनवाएंगे तो इस प्रकार से जब उनको वर्ण सिखाए जाए तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। ओके, द्विभाषी विधि। जब 2 भाषाएं मिलाकर भावात्मक रूप से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो वो क्या होती है, द्विभाषी विधि होती है। जैसे कि लो आम टेक मैंगो, इस विधि का दुभाषिया भी प्रयोग करता है। जब श्रोता एवं वक्ता की भाषा में अंतर होता है तो एक दुभाषिया क्या करता है भाई, इस विधि का प्रयोग करता है भाषा अनुवादक के रूप में। ठीक है, द्विभाषी विधि में समझ गए कि 2 भाषाओं को मिला करके, भाई आम लो तो क्या कहेंगे, टेक मैंगो, इस प्रकार से भाषाओं को मिला करके सिखाया जाता है, तो वो होती है हमारी द्विभाषी विधि। ओके, नेक्स्ट होता है प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए किसकी शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष विधि की गई। ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत क्यों की गई भाई, व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए। जो दोष कितने थे, व्याकरण अनुवाद विधि में थे, उनको मिटाने के लिए किसकी शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत की गई। फ्रांस में की गई, 1901 में की गई। इस विधि के अनुसार बालक के सामने किसी भाषा के शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उनका मातृभाषा में अर्थ बताने के स्थान पर उनसे संबंधित विषय को प्रत्यक्ष रूप में, यहाँ पे हम अर्थ नहीं बताएंगे बल्कि उनको प्रत्यक्ष रूप से चित्र दिखाएंगे, फिर उसके आधार पर उनको सिखा देंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था भाई, हम बच्चे को क्या बताएं भाई, A फॉर एप्पल, एप्पल मीने सेब, फिर
उसको सिखाएं। तो वहां पे तो क्या कर रहे थे, हम अनुवाद कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करे, बच्चे को क्या दिखा दिया भाई, ये इस प्रकार से दिखा दिया कि उसके सामने जो एप्पल था और बता दिया कि भाई ये क्या है, एप्पल है। ओके, नेक्स्ट होता है दल शिक्षण। नाम से ही क्लियर, प्रत्यक्ष तो भाई नाम से ही क्लियर था ना कि भाई जिस प्रत्यक्ष दिखा करके। दल शिक्षण है, यह विधि अमेरिका में विकसित हुई। इसमें शिक्षकों का दल होता है जो सबसे पहले विषय की बेहतर तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में उपस्थित होता है तथा विशिष्ट रूप से मिलजुल कर बालकों का मार्गदर्शन करते हैं। सभी जो टीचर हैं उनका दल होता है और सब मिलजुल करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, दल शिक्षण कहलाता है। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हुए जानने का प्रयास करते हैं। दल शिक्षण के सोपान क्या क्या जाते हैं भाई, योजना बनाएंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ओके, दल शिक्षण में क्या गुण हो गए भाई, अनुशासित वातावरण रहेगा, क्योंकि टीचरों का क्या रहता है, दल रहता है, तो बच्चे ऑब्वियसली किसमें रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। बालकों में गहराई से ज्ञान का विकास होगा। दोष क्या है भाई, समय व धन अधिक खर्च होगा। सामंजस्य का अभाव रहेगा आपस में, ठीक है। नेक्स्ट आती है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि क्या है भाई, एक परंपरागत विधि है। पाठ्यपुस्तक से पढ़ाना सुकरात के काल से लेकर आज तक विधिवत होता आ रहा है। शिक्षक सर्वप्रथम पुस्तक खोलता है, प्रत्येक बालक को उसका निर्देश देता है, उसके बाद में पाठ का थोड़ा थोड़ा अंश एक एक बालक से पढ़वाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पाठ्यपुस्तक विधि कहते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि का दूसरा नाम क्या है, तू पढ़ विधि है। तू पढ़ विधि क्यों कहा जाता है कि बच्चा जो शिक्षक है वो बालक को बार बार में भाई अब तू पढ़, अब तू पढ़, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तू पढ़ विधि कहते हैं। तो पाठ्यक्रम तो समय पर पूरा हो जाता है, उच्चारण विकास भी अच्छे से होता है, बच्चे में आत्मविश्वास की भावना भी आती है, याद करने और गृह कार्य में मदद। लेकिन इससे रटन दोष पैदा हो जाते हैं। ओके, नकल की आदत पड़ जाती है, तर्क और चिंतन का विकास नहीं हो पाता। जो पाठ्यपुस्तक में जो सामग्री गिवन होती है बच्चा उसी को पढ़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ठीक है। शिक्षक के पास लिखित व्याख्यान स्वयं तैयार करके उसको कक्षा कक्ष में साथ रखते हुए मूल बिंदुओं के साथ श्यामपट्ट पर सिखाता है। तो इससे क्या होगा भाई, जो लेक्चर मेथड जो यूज करेगा तो उससे क्या होगा, पाठ्यक्रम तो समय पर पूरा हो जाएगा, अनुशासन भी रहेगा, समय व धन भी खर्च नहीं होगा, अत्यधिक बालकों तक परीक्षण जाएगा। लेकिन ये कैसी विधि है, एक अमनोवैज्ञानिक है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो तो अपने क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाए, तो उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे नहीं सीख पाते हैं। जो लेक्चर मेथड है कॉलेज में यूज करते हैं, अगर वो लेक्चर मेथड जो हमने कॉलेज में लिए थे अगर वो टीचर प्राइमरी कक्षा में यूज करने लग जाए तो बच्चे को क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है समवाय विधि। समवाय विधि क्या होती है, वातावरण का मिला जुला ज्ञान। समवाय विधि क्या होती है, वातावरण का मिला जुला ज्ञान। यहाँ भाषा शिक्षण में गद्य पद्य व्याकरण एवं भाषा के अन्य सभी पक्षों का मिला जुला व्यवहार ही समवाय कहलाता है। आधुनिक है, जो निम्न विचारों से प्रकट हुआ है। फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा, सामंजस्यकरण की शिक्षा, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा जो 1935 में आई थी, सभी को मिला जुला करके जो रूप है वो क्या कहलाता है, हमारा वातावरण का मिला जुला ज्ञान यानी समवाय विधि कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है भाई गद्य शिक्षण। गद्य क्या होते हैं भाई, जो निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, आपके कहानी, नाटक, रूपक आदि वे क्षेत्र है जहां पर क्या किसकी जरूरत पड़ती है, गद्य शिक्षण की जरूरत पड़ती है। गद्य शिक्षण से क्या होता है, बालक में वर्ण, शब्द, वाक्य का ज्ञान विकसित होता है, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरी सब चीजें सीखते हैं। सहस्वर मौन वाचन का विकास होता है, बालक के चरित्र निर्माण का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस प्रकार के वो लेख पढ़ेगा उसी प्रकार के उसके अंदर क्या आएगी, जिस प्रकार के साहित्य के अंदर बच्चे की रुचि रहेगी उसी प्रकार के गुण बच्चे के अंदर क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो इसके जो हमारा गद्य शिक्षण है इसके अंदर अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि, इन विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, अर्थबोध विधि क्या होती है भाई, गद्य शिक्षण के दौरान एक शिक्षक बालकों को कठिन शब्दों का अर्थबोध करवाते हुए, जो कठिन शब्द है उसका अर्थबोध करवाते हुए सिखाने का प्रयास करता है। तो वास्तविक अर्थों में बालकों का शब्दार्थ विकास व भाषा विकास हो जाता है। यहाँ शिक्षक बालक को उद्बोधित करते हुए कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उद्बोधन विधि भी कहा जाता है। उद्बोधन विधि किसको कहते हैं, अर्थबोध विधि को, क्योंकि टीचर अर्थबोध विधि में क्या करता है कि भाई बच्चों को जो नए नए जो शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ बताते हुए उनको पूरे तरीके से उनको वास्तविक अर्थों में सिखाने का प्रयास कर रहा है। ओके, व्याख्यान विधि में क्या होगा भाई, भाषा के गद्य शिक्षण में जब एक शिक्षक बालकों को विशेष रूप से विलोम, पर्याय, एकार्थी, अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान करवाने के साथ साथ जब उन्हें मुहावरे, सुक्तियां, उक्तियां, लोकोक्तियां आदि का सही प्रकार से व्याख्या करते हुए सिखाने का प्रयास करता है, बालक को अच्छा वक्ता बनाने में प्रभावशाली होती है। क्या होगी, हमारी व्याख्यान विधि होगी। विश्लेषण विधि, शिक्षक पाठ की प्रस्तावना तथा पाठ का
विकास करने का प्रयास करता है, विश्लेषणात्मक तरीके का प्रयोग करता है, वो हमारी क्या हो जाएगी, विश्लेषण विधि। समीक्षा विधि, जब शिक्षक किसी विषय वस्तु के गुण दोष आदि को ध्यान में रखते हुए आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा शिक्षण करवाता है तो वो क्या होती है, समीक्षा विधि होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ गई भाई नाट्य शिक्षण विधि। भाई जो नाट्य शिक्षण विधि है वो कौन कौन सी हो सकती है, ये क्या है भाई, गद्य की उपशैली है नाट्य शिक्षण, मौखिक अभिव्यक्ति, भाव प्रकट, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, ये सभी क्या होते हैं, नाट्य शिक्षण विधियों के उद्देश्य होते हैं। आदर्श नाट्य शिक्षण जो है वो हमारा क्या होता है भाई, एक होता है आदर्श नाट्य शिक्षण कक्षा अभिनय, रंगमंचीय, व्याख्यान और समवाय। आदर्श नाट्य शिक्षण में क्या होगा, शिक्षक स्वयं विभिन्न पात्रों के माध्यम से हाव, शिक्षक जिस भी तरह का जो नाटक है उसको खुद अपने भाव करके बच्चों को सिखाएगा तो वो क्या रहेगा, आदर्श। कक्षा अभिनय में क्या रहेगा, बालकों को विभिन्न पात्रों की भूमिका, बालकों को ही क्या बना दिया, अलग अलग, किसी को राम किसी को सीता, ठीक है। रंगमंचीय, तो टीचर ने क्या कर दिया, एक रंगमंच का आयोजन कर दिया, वहां पे विभिन्न पात्रों के आयोजन करवा लिया। व्याख्यान, शिक्षक ने क्या कर दिया, वे बालकों को चुपचाप बैठा दिया, खुद उसके बस बोल करके उसको समझा दिया। समवाय विधि, जो सभी प्रकार की जो विधियां हैं उनको साथ में एक साथ लेकर के चलते हुए शिक्षण करवाना क्या कहलाएगा, समवाय विधि कहलाएगा। ओके, तो ये नाट्य शिक्षण की विधियां थी। नाट्य शिक्षण के क्या लाभ होते हैं भाई, भाव की अभिव्यक्ति एवं विचारों का प्रकट होना, जो भाव है उनको अभिव्यक्त करना सीखते हैं, विचार प्रकट कर पाते हैं, अर्थबोध विकास, परिस्थिति की समझ, मनोरंजन का विकास, बालक के चरित्र निर्माण में सहयोग, व्यक्तित्व का विकास, ये सब क्या है, नाट्य शिक्षण के लाभ हैं। ओके, नेक्स्ट आता है भाई पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण में हमारी क्या आ जाएगी भाई, काव्य भाग आ जाएगा, हमारा कविता वाला भाग आ जाएगा। जब व्यक्ति कवि अपने हृदय की भाव या गहराइयों को जब रागात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, यह विशेष अर्थ में उपयोगी होती है। इन रचनाओं में कम शब्दों में अधिक अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। उद्देश्य क्या है भाई, स्पष्ट एवं शुद्ध शब्द ज्ञान विकास हो, भाव एवं अर्थ को स्पष्ट करना, भाव सौंदर्य का पता लगे, विचार सौंदर्य, बालकों में कल्पना शक्ति, छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान हो। तो इसके लिए जो प्रमुख पद्य विधियां कौन कौन सी होती हैं, गीत विधि, और ये आपकी जो हिंदी पेडागोजी की जो क्लास है, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है टीजीटी के लिए, उसके लिए भी उपयोगी है। ओके, गीत विधि, गीत विधि में क्या करता है, जब एक शिक्षक किसी कविता को गीत की तरह सहस्वर सुनाता है तो बालकों को भी गाने के लिए प्रेरित करता है, तो वो होती है गीत विधि। अभिनय विधि, जब कविता को पढ़ाते समय शिक्षक एवं पढ़ते समय बालक गीत कविता को गाता है एवं विभिन्न प्रकार से अपने हाव भाव भी उसके अंदर दिखाता है, तो वो क्या हो जाएगी, अभिनय विधि। लय में भी गाएगा और साथ में अपने हाव भाव भी दिखाएगा। ओके, अर्थबोध, जब उसको पढ़ाते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करेगा और अर्थ स्पष्ट के साथ करते हुए बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा, वो हो जाएगी अर्थबोध विधि। व्याख्यान विधि, पद्य शिक्षण के दौरान जब एक शिक्षक बालकों को छंद, रस, अलंकार, भाव आदि को स्पष्ट करते हुए बताएगा तो वो इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगा। ओके, रसास्वादन विधि में आपको बता चुकी हूँ, पहले उसका अर्थबोध करवाएगा, फिर उसको भाव उसका बताएगा और फिर गा करके बताएगा, और फिर पूरी कक्षा क्या हो जाती है, लय में हो जाती है, वहां पे असली रस की अनुभूति होती है, उसको क्या कहा जाता है, रसास्वादन विधि कहा जाता है। ओके, पद्य कविता में पाठों में रुचि पैदा करने के उपाय, भाई सहस्वर कविता पाठ करवाओ, कंठस्थीकरण करवाओ, याद करवाओ, अंताक्षरी करवाओ, कविता प्रतियोगिता करवाओ, कवि सम्मेलनों का आयोजन करवाओ। तो इन सब चीजों से क्या की जा सकती है, बच्चों में पद्य कविता का विकास किया जा सकता है। तो भाई देखिए, अब आपकी ये जो क्लास है, आप लोगों की 1 घंटे से फालतू की क्लास हो चुकी है। एक बार मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखो, ये हमारा सिलेबस आ गया है। देखो, इस सिलेबस में हम क्या क्या कर चुके हैं भाई, एक तो आपका है पठित गद्यांश आएगा, उसको भी मैं बता दूंगी कि आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। सीखना और अधिग्रहण कर चुके हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम कर चुके हैं, सुनने बोलने की भूमिका हम कर चुके हैं, भाषा का कार्य में करवा चुकी हूँ, उपकरण के रूप में कर चुके हैं, मौखिक और लिखित रूप में कर चुके हैं, ये सारा ठीक है, ये भी सारा कर चुके हैं। भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल करवा चुकी। भाषा की त्रुटियां, विकार जो होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ये सब आप कर चुकी हो कहीं ना कहीं, चाहे आपने इंग्लिश में की हो चाहे हिंदी में की हो। उसके बाद सुनना बोलना पढ़ना कर चुके, तो आपका क्या बचता है भाई, मूल्यांकन वाला टॉपिक बचता है, और आपका क्या बचता है, ये मैं करवा चुकी हूँ, आपको सारा करवा दिया। एक बचता है आपका उपचारात्मक शिक्षण, 2 टॉपिक बचते हैं, मूल्यांकन वाला टॉपिक और एक आपका उपचारात्मक शिक्षण। बाकी सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, तो देखिए इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। जो क्लास है हमारी, वो हमारी 1.5 घंटे की हो चुकी है, 1 घंटे 31 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट पोज करती हूँ क्लास को, एक बार जो चार्जर है उसको कनेक्ट होने से दोबारा से मैं क्या होती हूँ,
तो भाई चार्जर हो गया है मेरा कनेक्ट। तो अब मैं कहाँ थी, आप लोगों के मूल्यांकन वाला टॉपिक पे आ गई थी। ये आप लोगों ने विधियां पढ़ ली। विधियां आप लोगों को मैंने इतनी करवा दी है कि अगर विधियों से जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है, मैं आज आप लोगों को एक वीडियो देने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। ठीक है, तो मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है उसको आप सीडीपी में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो, आपको उसको इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो। तो ये ऐसे जो टॉपिक है उनको तो अच्छे से कर जाना। ठीक है, मूल्यांकन भाई देखो क्या होता है मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना, एक प्रकार से जो उसके मूल्य हैं उनका क्या करना भाई, अंकन करना, क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ओके, एक बार इसमें पेज को थोड़ा सा सेट कर लेते हूँ। ओके, देखो भाई मूल्यांकन क्या होता है। अगर आप लोगों को भी पोज वगैरह लेना हो, वीडियो को स्टॉप करना हो तो कर सकते हो, फिर दोबारा से लग जाइएगा। मूल्यांकन क्या होता है भाई, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का क्या करना भाई, अंकन करना। बालक में जितने भी गुणों की प्राप्ति हुई है, विद्यालय व सामाजिक वातावरण दोनों से मूल्यों का आकलन करना क्या कहलाता है भाई, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्य किस प्रकार से आते हैं, अनुभव से आते हैं, प्रशिक्षण से आते हैं बच्चे में। तो एक प्रकार से निर्णय करना, निर्णय करना क्या कहलाता है भाई, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वो क्या होता है भाई, निर्णय करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया जीवन पर्यंत किसी भी क्षेत्र में शैक्षिक प्रक्रिया है वो क्या चलती रहती है भाई, एक होती है शैक्षिक प्रक्रिया, एक होती है शैक्षणिक प्रक्रिया, एक होती है शिक्षण प्रक्रिया। तीनों देखो अलग अलग है। नाम आपको देखने से क्लियर लग रहा होगा भाई एक जैसे ही है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। शैक्षिक प्रक्रिया क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है शैक्षिक, आप किसी भी क्षेत्र में सीख सकते हो, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, शैक्षणिक प्रक्रिया वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है, शिक्षा के लिए की जा रही है, एजुकेशन के लिए की जा रही है व्यवस्था, वो हमारी क्या कहलाती है, शैक्षणिक प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, शैक्षणिक। और शिक्षण प्रक्रिया वह कक्षीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक में एक निश्चित उद्देश्य पूर्ति की दिशा में शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षण किया जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षण प्रक्रिया के अंदर हमारा क्या होता है भाई, जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होगा भाई, हमारा शैक्षिक उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ, फिर हमारा क्या होता है, शिक्षण अधिगम होता है, और फिर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तीन पहलू हो गए, कोई ना कोई शैक्षिक उद्देश्य होगा तभी तो शैक्षिक प्रक्रिया करवाई जा रही है, फिर उसका क्या किया जाता है, शिक्षण अधिगम किया जाता है, और फिर उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन की आपने उन मूल्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है, जो आपका टीचर है वो कहाँ तक सक्सेस हो पाया है आप लोगों को समझाने में। जो मूल्यांकन है वो सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है, टीचर्स कितना करवा पाया है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन किया जाता है, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए मापन का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है भाई, मापन का, मेजरमेंट का। कल आप लोग देखो, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताया है आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने सीडीपी की वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये सारे टॉपिक भी मैंने उसमें 10-15 मिनट में वो टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हैं। ओके, तो मूल्यांकन में क्या होता है भाई, मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, बहुपक्षीय प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक रूप में चलती है, सभी पक्षों का क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है, गुणात्मक भी होती है, संख्यात्मक भी होती है, परिवर्तनशील होती है, गुणों का आकलन किया जाता है, वैधता होती है मूल्यांकन में, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। मापन जो है, मापन एक समय विशेष प्रक्रिया है, एक पक्षित प्रक्रिया है, मात्रात्मक है, संख्यात्मक है, अपरिवर्तन है, एक बार जो माप लिया वो उतना ही रहेगा। गुणों को मात्रात्मक रूप में प्रकट करते हैं, मेजरमेंट करना, ठीक है ना, हमारी हाइट है वो कितनी है भाई, 5 फुट 4 इंच है, तो वो क्या है, मेरा मेजरमेंट है। ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल्यांकन की जो श्रेष्ठता है वो कहाँ से पता चलती है, उसकी विशेषताओं से पता चलती है। विशेषताओं में क्या क्या जाती है भाई, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता। देखो ये क्या क्या होती है, वैधता, मूल्यांकन के समय विषय वस्तु का मापन हो तो यह आदर्श स्थिति वैधता को दर्शाती है। वैधता से क्या समझ रहे हो आप, कि भाई मान लो हम क्या लेकर के आए, मैं ना एक ये लैपटॉप लेकर के आई, ठीक है, तो मैं जिस पर्पज के लिए लेकर के आई हूँ वो सारी फैसिलिटी इसके अंदर है, तो ये क्या है भाई, वैध है भाई। इसमें दे रखा था इतनी इसमें रैम है, इसमें इतनी रोम है, तो ये सारी चीजें अगर इसके अंदर है तो ये क्या है भाई, वैध है। क्या है ये, वैध है। ओके, तो ये होती है वैधता, मूल्यांकन की वैधता, आप समझ गए ना। विश्वसनीयता क्या होती है भाई, विश्वसनीयता होती है मूल्यांकन के बाद अलग अलग जांचकर्ताओं द्वारा
जांच करवाने पर भी परिणाम कैसा रहता है, अपरिवर्तन रहता है। कैसा रहता है, अपरिवर्तन। भाई मैंने उसको जांच कर लिया, दूसरे ने उसको जांच कर लिया, और वो जो परिणाम है वो क्या है, अपरिवर्तन है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो होती है विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जिस पर किसी भी जांचकर्ता शिक्षक की रुचि, आदत, मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो वस्तुनिष्ठता क्या होगी, मान लो वस्तुनिष्ठता के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि अब देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके अंदर जब एक बच्चा है वो लिखेगा, तो भाई मैं उसको चेक क्या कर रही हूँ, कॉपी को चेक कर रही हूँ, आप उस कॉपी को चेक कर रहे हो, तो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग व्यू हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, तो उसमें क्या होगी, वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी। भाई मैंने सोचा भाई 10 में से मैं इसको 8 नंबर दे देती हूँ, उसने 8 नंबर का लिखा है, लेकिन जब आपने चेक किया तो आप बोलोगे भाई नहीं मैं तो इसमें 10 में से 6 नंबर ही दूंगा, इसने तो ये चीज नहीं लिखी। तो कैसे मूल्यांकन में क्या क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के जो मनोभाव है उनका फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। व्यवहारिकता, सरल होना चाहिए, कम परिश्रम लगे, कम खर्च में मूल्यांकन हो, व्यवहारिकता उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है उद्देश्य मूलकता, जो उद्देश्य हम चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है वो होना चाहिए मूल्यांकन के अंदर। विभेदकारिता, मूल्यांकन के द्वारा जब बालकों के वर्ण श्रेणीवार के वर्गीकरण में क्या होती है भाई, आसानी होती है। हमें पता लगता है कि भाई कौन सा जो बच्चा है वो नेक्स्ट क्लास में जा पाएगा, कौन सा नहीं जा पाएगा, तो विभेदकारिता होती है। व्यापकता, ये पूरे उसका क्या रहता है, उसकी जो शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसके साथ साथ जो उसकी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, जो उसकी सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। किसके अंदर, मूल्यांकन के अंदर। एक व्यापक टर्म पे होना चाहिए, एक ब्रॉड टर्म होनी चाहिए मूल्यांकन। ओके, तो भाई ये क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। और भी दिया गया है, एक सतत प्रक्रिया होती है। उसके बाद सामाजिकता, सामाजिक वातावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए। नैदानिकता, नैदानिकता क्या बताती है, अभी मूल्यांकन के बाद जब बालक में कमी नजर आए, जब हमें क्या लगे बालक के अंदर कोई कमी नजर आए, तो उसका क्या किया जाना चाहिए, निदान किया जाना चाहिए। उसको नैदानिक उसका क्या किया जाना चाहिए, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। नैदानिक परीक्षण जब उसका करेंगे तो हमें पता लगता है कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, उपचारात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। उसको क्या दी जानी चाहिए, रेमेडियल टीचिंग दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए भाई, रेमेडियल टीचिंग दी जानी चाहिए। जिस जिस पक्ष में वो कमजोर है उस पक्ष को दूर किया जाना चाहिए। ओके, तो भाई ये क्या थी, मूल्यांकन की विशेषताएं थी। अब जो मूल्यांकन जिसका हम यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है भाई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत समग्र मूल्यांकन। इससे क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना एवं परीक्षा के साथ साथ चलने से परीक्षा का भय नहीं होता है, और इसमें बच्चे का क्या होता है, उत्तम विकास होता है। यानी एक तो भाई क्या था, जो इवैल्यूएशन था वो तो क्या कर रहे थे भाई, साल के एंड में कर रहे थे, लेकिन अब जो इवैल्यूएशन है वो कैसा लेकर के आओ, CCE लेकर के आओ, कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत भी हो, लगातार चलता रहे, बालक जब सीखता है उस टाइम पे भी चलता रहे, परीक्षा के साथ साथ भी चलता रहे, तो वो क्या होता है, सतत समग्र मूल्यांकन होता है। ओके, केवल शैक्षिक परिवर्तन ही सम्मिलित नहीं, अपितु सह शैक्षिक विकास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए मूल्यांकन के अंदर। जैसे कि साहित्य से रिलेटेड, शारीरिक स्वास्थ्य, ICT, सृजनात्मकता, सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब मूल्यांकन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक हमारे होते हैं FA और एक होते हैं हमारे SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक हमारा समेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक और एक हमारा योगात्मक। निर्माणात्मक में क्या होता है, बालक को दिए जाने वाले कार्य के प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय स्तर पर जो मूल्यांकन होता है वो क्या होते हैं, FA होते हैं। एक साल में कितनी बार इनका आयोजन होता है, 4 बार इनका आयोजन होता है। प्रत्येक 10% अंक, प्रत्येक में कितने अंक दिए जाते हैं, 10% अंक, यानी 40% जो अंक है वो किसकी हो गई भाई, मूल्यांकन की हो गई, किसके, FA की हो गई, फॉर्मेटिव असेसमेंट की हो गई। ये साथ साथ चलता रहता है। जिस प्रकार से खाना जब बना रहे होते हैं तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा इवेल्यूशन होता है वो हमारा कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। कौन सा होता है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, लेकिन जब वो बन चुका है और हमने उसको फैमिली मेंबर्स के सामने उसको सर्व कर दिया है, यानी वो होता है हमारा योगात्मक। ये विद्यालय स्तर पर होता है, किसी बोर्ड का इसके अंदर हाथ होता है, कोई प्रश्न पत्र बाहर से आता है, जांच एजेंसी आती है, ठीक है, और इसमें अगले क्लास में भेजने का इसमें अंदर सिस्टम तैयार हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है योगात्मक परीक्षण। वर्तमान में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। भाई अंक मत दो, क्या दो, ग्रेड दो। 91 से 100 के बीच में है तो 10 संकेत मिलते हैं, ग्रेड मिलता है उसको A1 मिलता है। 81 से 90 के बीच में, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं भाई,
ठीक है। 81 से 90 है तो उसको 9 संकेत दे दो, उसको A2 ग्रेड दो। 71 से 80 है तो 8 संकेत दे दो, B1 ग्रेड दो। 61 से 70 है तो उसको 7 ग्रेड, B2 दो उसको। 51 से 60 है तो C1। 41 से 50 के बीच में है तो C2, और अगर 33 से 40 के बीच में है तो D, और 21 से 32 के बीच में है तो E1, और 20 से भी कम है उसके तो उसको E2 दो। ठीक है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में और सीबीएसई में माध्यमिक स्तर पर लागू किया जा चुका है। सीसी लागू है भाई। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या हो गई भाई? इससे क्या होगा कि जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन है, जो सीजीई है बच्चे के जो टेस्ट है वो टाइम टाइम पर होते रहेंगे। बच्चे का जो चैप्टर करवाते हैं उसके साथ साथ में बच्चे का क्या होता रहेगा, परीक्षण होता रहेगा, बच्चे की जांच होती रहेगी, बच्चे का आकलन होता रहेगा। तो परीक्षा का भय समाप्त हो जाएगा बच्चे से। बच्चे में क्रिएटिविटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सीखने के साथ साथ परीक्षण से कमजोरी का तत्काल उपचारात्मक शिक्षण। अब सीखने के साथ साथ उसका क्या कर लिया भाई, परीक्षण कर लिया, उसका क्या कर दिया, रचनात्मक मूल्यांकन कर लिया। हमने क्या कर लिया भाई, रचनात्मक मूल्यांकन कर दिया। तो इससे क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन के बाद उसका निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं हम कि भाई कहां पर किस पक्ष में उसमें कमजोर पाई जा रही है। और जो उसको निदान कर दिया हमने, तो निदान के बाद उसको हम क्या दे सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उसको दे सकते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। इससे बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। शैक्षिक के साथ साथ जो उसकी शैक्षिक और शैक्षणिक जो पक्ष है उनका भी ध्यान रखा जाता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उपलब्धि परीक्षण निर्माण। क्या आ जाता है भाई, उपलब्धि परीक्षण निर्माण, जिसका दूसरा नाम क्या है, सॉरी दूसरा नाम नहीं है, पहले इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, उसके बाद किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण आएगा यहाँ पर। ठीक है। पहले क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। शिक्षण कार्य के बाद यह जानने का प्रयास कि उसके बालकों को किस सीमा तक अधिगम हुआ है, वो क्या कहलाता है, आपका उपलब्धि परीक्षण निर्माण कहलाता है। उसके अंदर पहले देखा जाता है कि बच्चों को जो कमी आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, उसका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है, और फिर बच्चों को क्या किया जाता है, अगर क्लास में एक भी समस्यात्मक बालक मिलते हैं, उपलब्धि परीक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है भाई, उन बालकों की पहचान करना है जिनको हमें जिस आवश्यक सीमा तक अधिगम चाहिए था, जिन बच्चों को नहीं हो पाया है, उनको क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। अगर क्लास में एक भी बालक आपको समस्यात्मक मिलता है तो आपको क्या करना है, उसका उपलब्धि परीक्षण निर्माण, उसका आपको उपचारात्मक शिक्षण उसको प्रोवाइड करना है। ओके। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है भाई, समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को जानने का जो कारण है, वही समस्या जो आई है, बच्चे का अगर रिजल्ट खराब हुआ है तो वो रिजल्ट क्यों खराब हुआ है, उसके पीछे क्या कारण रहा था, बच्चे ने पढ़ाई क्यों नहीं की थी, क्या हमारे सिस्टम में कोई खराबी थी, क्या दिक्कत हो गई थी, तो उसका निदानात्मक पहले क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चल जाता है तो कारणों को दूर करने के लिए उसको क्या किया जाता है, पुनः शिक्षण करवाया जाता है, और इसमें केवल उन्हीं बालकों को करवाया जाता है समस्यात्मक बालक हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। क्या जाता है उसको, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ओके, क्लियर। तो भाई ये जो आपके जो टॉपिक्स है ये यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब आपको मिलने वाली है फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो आपके ओवरऑल पूरा जो सिलेबस मैंने आपको करवाया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, 2 घंटे के आसपास आपकी ये क्लास हो जाएगी, और इससे आप लोगों का जो कंटेंट है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, देखो भाई, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग कर रही है तो वो पद्धति क्या कहलाती है भाई, संरचनात्मक उपागम, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य द्विभाषी। तो ना तो 2 भाषा का जिक्र है, ना श्रव्य भाषा का, ना संरचनात्मक का। जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्थितिपरक। जिस प्रकार की सिचुएशन है उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी। भाई जो मोगली है उसकी भाषा में क्या की थी, कमी थी। तो वो जो कमी थी उसकी कमी का क्या कारण रहा था वो आपको बताना है। एक सही आयु में बच्चे के भाषा परिवेश का अभाव था। भाई जब उसको भाषा सीखनी चाहिए थी तो उसका अभाव था। कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, या उसको मानव भाषा की बजाय जो जानवरों की भाषा थी उसमें इंटरेस्ट था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि भाई सही टाइम पर उसको सही समृद्ध भाषा परिवार नहीं मिल पाया था, सही भाषा जो समृद्ध परिवेश है वो उसको नहीं मिल पाया था। ओके, नेक्स्ट है भाई, एक से अधिक भाषा का ज्ञान
एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बन जाता है। तो भाई बोझ वैसे जैसे आपको वर्ड दिखाई दे जाए उस ऑप्शन को पहले ही कट कर देना, ठीक है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान शिक्षक के ऊपर बोझ नहीं बनता है। नवीन कक्षा में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके सम अनुरूप करता है। नवीन भाषा को सम अनुरूप करता है, ये भी गलत है। नवीन भाषा को सीखने सिखाने में मदद करता है। नवीन भाषा के सीखने में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप वर्ड भी क्या है आपका, नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में क्या करता है भाई, मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ याद करते हैं, बच्चे उदाहरण से नियमों की तरफ चलते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया है सबसे सही सुटेबल कौन सी होगी, बच्चे कहाँ जाए, उदाहरण से नियमों की तरफ जाएं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई, सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, कविताएं याद हो, मुहावरे याद हो, किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो सुटेबल आंसर क्या है भाई, उनको सुनने और बोलने की क्या दी जाए, पूरी आजादी दी जाए, जिससे क्या होगा, बच्चे में भाषा का विकास ज्यादा हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, क्या होना आवश्यक नहीं है भाषा शिक्षक में, व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो भाई एक भाषा का जो टीचर है उसमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी थोड़ी ना ठंड भी बढ़ गई है। सुंदर लेख है वो भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन भाषा शिक्षक के लिए रसायनों का ज्ञान कोई जरूरी नहीं है भाई, वो तो केमिस्ट्री वाले टीचर को होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। अगर प्राथमिक स्तर है उसके ऊपर जो कविता शिक्षण है वो उपयोगी नहीं होगा, जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो भाई प्राथमिक स्तर पर जब वो कविता शिक्षण करवा रहे हैं तो वे छात्र सरलता से समझते हो, ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए। सृजनशीलता को बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए, हास्य, वीरता, देशभक्ति होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद है वो बच्चों को कविता के माध्यम से सिखाया जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं, किसकी बात कर रहा है भाई, 8वीं कक्षा के बच्चों की। कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, बिल्कुल सही है भाई ये तो। साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो सारे ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है, 8वीं कक्षा में साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें मोस्ट सुटेबल आंसर फाइंड आउट करना होता है पेडागोजी के अंदर। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। आपकी क्लास में एक बच्चा है रूपा, वो क्या करती है, अपनी बात जब उसे कहनी हो तो क्या करती है, अटकती है। तो आप क्या करेंगे, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस प्रकार बोला जाता है, बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसमें हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या होगा भाई, पहले उसके छोटे छोटे समूह में बात करने के अवसर देंगे ताकि वो बड़े समूह में हिचके ना, बड़े समूह में भी अपनी बात को कह पाए। अब देखो मूल्यांकन वाले चैप्टर से आ गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है भाई, अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, अध्यापकों का गलत, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं, बिल्कुल सही है भाई, सभी पहलू शामिल हैं। शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित तो मूल्यांकन है लेकिन जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाल विकास के सभी जो पहलू हैं वो शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, क्या इंगित करता है भाई, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक सभी भावों का क्या कर रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन के उपकरण हैं मौखिक प्रश्न, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक परीक्षा और हमारे उपरोक्त सभी। तो सभी क्या है, मूल्यांकन के तरीके हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम मूल्यांकन के मुख्य गुण हैं। तो भाई मूल्यांकन में क्या क्या गुण होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं हमने पढ़ी है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, नो।
परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, यस। विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, यस। उपरोक्त सभी, ओके। तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे क्योंकि सारे ऑप्शन ही क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह रचनात्मक मूल्यांकन है, संकलात्मक मूल्यांकन है, वर्ष में एक बार होता है। क्या पूछा गया है आपसे, गलत है। तो भाई गलत कौन सा है, वर्ष में एक बार होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन तो पूरे चलता रहता है, रचनात्मक भी होता है, संकलात्मक भी होता है, वर्ष में एक बार होता है। ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण करने में, श्रेणी विभाजन में, शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में, शैक्षिक निर्देशन में। तो किसमें इसका प्रयोग नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में नहीं होता है। शिक्षक की कठिनाई का निदान थोड़ी ना होता है, बच्चे की कठिनाई का निदान होता है। और हमसे जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग नहीं होता है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा थर्ड हो जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? जब हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो क्या बनाना चाहिए, पहले भाई ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए कि भाई कितने हमें उसके अंदर बड़े क्वेश्चन देने हैं आपके निबंधात्मक, किसमें इसमें लघुत्तरात्मक देने हैं, कितने उसमें ऑब्जेक्टिव देने हैं, किसमें उसमें एमसीक्यू देने हैं। तो इस सारी चीजों को क्या बनाना चाहिए, पहले ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारे पास, ओके। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखाना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन योजना तैयार करना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा भाई छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। ये क्या नहीं है, चरण नहीं है, ओके। जो उपलब्धि परीक्षण निर्माण है उसके चरण क्या क्या होते हैं भाई, स्वरूप योजना, नीतिगत निर्णय, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, प्रश्न निर्माण करना, कार्य योजना बनाना, ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न निर्माण। ये सभी क्या होते हैं, उसके चरण होते हैं। समंकन या अंकन योजना तैयार करना, छात्रों की कमियों की जानकारी प्राप्त कर उसे दूर करने उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं बल्कि उसका क्या होता है भाई, उद्देश्य होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वो क्या कहलाता है भाई, वैध परीक्षण कहलाता है। जिस परीक्षण के लिए उसको तैयार किया गया है उसमें फिट बैठता है तो वैध परीक्षण कहलाता है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षित निर्माण परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या फिर हमारा परमापीकृत परीक्षण। तो सबसे परमापीकृत क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ओके। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। किससे की जाती है भाई, उपलब्धि परीक्षण से, ओके। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास कैसे होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से कोई मौलिकता का विकास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीता ने सभी बच्चों को अनुच्छेद दिया जिसमें 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान दिया था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया है भाई, पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, किसका प्रयोग किया है, क्लोज परीक्षण। किसका परीक्षण किया है भाई, क्लोज परीक्षण, ओके। अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है, वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, निबंधात्मक क्या नहीं है भाई, निबंधात्मक, ओके। छात्रों की कमजोरी और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण कौन सा होता है, निदानात्मक। कौन सा होता है भाई, निदानात्मक। और उसके बाद जो शिक्षण दिया जाता है वो कौन सा होता है, उपचारात्मक। अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये तो होती है भाई। नेक्स्ट क्या दिया है, निरंतरता, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। तो भाई ये हमारे जो टॉपिक्स थे हिंदी पेडागोजी आपकी कंप्लीट मैंने करवा दी है। आपके जो जो टॉपिक्स आपको गिवन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। साथ में जिन भी लोगों ने एचटेट के मुझसे जनरल सेक्शन के नोट्स परचेज कर रखे हैं उनको ये सारे नोट्स मैं आज ही ऐड कर देती हूँ। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। बस सिर्फ अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हिंदी और इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 20 तक मेरा टारगेट रहेगा कि आपके जो सीडीपी के जो 2-4 टॉपिक मेरे बचे हुए हैं उनको मैं करवा देती हूँ। आज आपको मैंने असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट वाला करवा दिया है। एक हमारा जो स्पेशली चाइल्ड है उनका जो टॉपिक है वो रह जाता है, ठीक है। 1-2 टॉपिक हो रहे हैं छोटे छोटे, वो मैं फटाफट से करवा देती हूँ। 20 तारीख से पहले फटाफट से सिलेबस को कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। और अब फ्रेंड्स अब देखो भाई, जो ईवीएस वाले हैं, ईवीएस की जो पेडागोजी है, जिन्होंने नोट्स लिए थे तो ईवीएस की पेडागोजी मैंने ऐड नहीं की है। अब मुझे 2 दिन का टाइम दो, अब मैं 2 दिन में ऐड कर दूंगी, क्योंकि पहले मुझे जनरल सेक्शन था इसको भी कंप्लीट करना था, ओके। साथ में जो एसएस की है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को मेरे एफर्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। लगभग 2 घंटे के आसपास की वीडियो बन चुकी है और आपके जो कंप्लीट जो आपका जो भी था वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आपको एक ओवरव्यू भी दिया है जो मैं पहले करवा चुकी हूँ उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।